या सो वेलकम एवरीवन हु हैज जॉइंड। धीरे धीरे करके लोग ज्वाइन करेंगे। मेरा नाम आदित्य है। मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम में एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ। मैं डिजिटल स्पेस और आउटरीच एंड डिज़ाइनिंग ये सारे काम को ओवरसी कर रहा हूँ बाकी सब मेंबर्स के साथ। एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग बर्डिंग वाइल्ड लाइफ नेचर लाइक ऑल ऑफ यू एंड लाइक एवरीवन हियर। आज का हमारा सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। एवरीथिंग इज लाइंड अप वेरी वेल टू अंडरस्टैंड अबाउट ऐप। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलूंगा ताकि सब कंफर्टेबल रहें। हम ऐप्स के बारे में जानेंगे, चिड़ियाओं के बारे में जानेंगे, हम ऑर्निथोलॉजी के बारे में जानेंगे। हमारे जो प्रश्न रहे हैं पिछले सेशंस के छूट गए हैं हम वो भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से आज हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। आज हमने सेशन 1.5 घंटे का रखा है। जो पूरा अटेंड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 7 बजे तक कम से कम आप अटेंड करिएगा क्योंकि सारे स्पीकर्स के सेशन हमारा टारगेट है कि 7 बजे तक हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे। सो या सो विल बिगिन अबाउट दिस। तो सबसे पहले जिन लोग ने पिछला सेशन किया था और ये सेशन में भी हैं, वेलकम सेकेंड टाइम टू दी सेशन। फर्स्टली मैं मोहित सर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बिकॉज ही विल बी आवर फर्स्ट स्पीकर। सो मोहित जी जो हैं, मोहित सर, ही इज़ द मेंबर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। ही इज़ ऑल्सो द रीजनल कोऑर्डिनेटर एंड एडवाइजर ऑफ बर्ड काउंट इंडिया फॉर छत्तीसगढ़ एंड ही इज़ द मेंबर इन छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैंड सोसाइटी। आज सर जो हैं, पिछले बार उन्होंने हमें हरेली बर्ड काउंट के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बताया था। तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ में भरोस सर को बुलाने के पहले आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ दे सकें अबाउट द लास्ट थिंग्स दैट वी कवर्ड, दैट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे सुन पा रहे हैं आदित्य? यस सर, आवाज़ आ रही है आपकी, क्लियर है। अ, पिछले बार भी मैंने इसके बारे में कम करने का उससे बहुत चाह रहे थे कि जितने भी नेचर लवर्स हैं स्टेट में उनको धीरे धीरे करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और बर्डिंग की तरफ प्रेरित किया जाए ताकि नेचर से उनका और अच्छे तरीके से जुड़ा हो सके और हमको एक सिटीजन साइंस का एक बहुत बड़ा आधार मिल सके डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो वो करते करते अब इस नतीजे पर पहुंचे कि एक कोई एक ऐसा इवेंट बनाया जाए, कुछ ऐसे जो स्टेट से रिलेटेड हो, स्टेट की जो कल्चर है उससे रिलेटेड हो। तो हमें हरेली से बेहतर और कुछ मिला नहीं, क्योंकि हरेली एक ऐसा समय है जब हमारा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हरेली का एक ऐसा समय होता है जब स्टेट में सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो लगभग अपने बुआई का काम कर करके धान के जो खेतों में रोपाई है वो कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। ये ऐसा भी समय है जब हमारे स्कूल और कॉलेज के सेशन शुरू हुए रहते हैं जस्ट। तो विद्यार्थी हमारे उतने बिजी नहीं रहते करिकुलम एक्टिविटीज में। तो उस वजह से वो भी फ्री रहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक वर्ग हमको, टारगेट ग्रुप बहुत बड़ा मिलता है। उस कारण से हमने कहा कि हरेली पे इस फेस्टिवल को किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और हम एक साइंटिफिक डाटा तैयार कर सके। ये था मेरे ख्याल से। भरोसा भी इज ऑन द लाइन। सो आदित्य, शुड आई मूव माई सेल्फ अवे एंड मेक रूम फॉर मिस्टर भरोस? या जस्ट आई डू। मैं आपका स्पॉटलाइट से एक सेकंड हटा देता हूँ। स्पॉटलाइट। So now we'll be listening from अरुण एम के भरोस जी। इनके बारे में मैंने भी बहुत सुना है, फर्स्ट टाइम आज वीडियो में आज उनको सुनने वाला हूँ। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सर का नाम सुने हैं जो भी बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ में है, और आज हम फर्स्ट टाइम उनको सुनने वाले हैं, स्पेशली हम यंग लोग। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बिफोर ही स्टार्ट स्पीकिंग। तो ए एम के बरोज जी जो हैं, ही इज़ अ रिसर्चर एंड कंजर्वेशनिस्ट इन छत्तीसगढ़ एंड ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी एंड ही इज़ अ फॉर्मर मेंबर ऑफ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड and state biodiversity society and is currently the state coordinator for AWC wetland international। तो ही उन्होंने बहुत सारे पब्लिकेशंस किए हैं स्पेशली बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स और बटरफ्लाइज पे। और उन्होंने एक बुक भी को ऑथर की है, थ्रेटेंड बर्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश। सो आई वेलकम अरुण सर टू द स्टेज एंड इफ यू कैन शेयर वर्ड्स
about ornithology and birds. It will be learning for us. Thank you. I am required. I have been asked to rather speak on the subject, which is so extensive that it cannot be covered in 5 minutes or 5 hours even. It is the ornithology of Chhattisgarh. But in very brief time and the time allotted to me, I will like to tell something about it. मत छत्तीसगढ़ जो है इसकी ऑर्नथोलॉजिकल कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बहुत मार्जिनल, बहुत ही स्ट्रे इंफॉर्मेशन थी छत्तीसगढ़ के बारे में. इनफैक्ट नो बडी wrote or discussed separately about Chhattisgarh till it was separated from MP in 2000, and then only some, you can still say कि piecemeal works were done in Chhattisgarh thereafter. Now Chhattisgarh is why Chhattisgarh ornithology, and let us know first about its geography. It is distinctly divided into 3 zones: north, central, and south. Northern zone is the Sarguja, is it comes under Chota Nagpur Plateau and Devgiri Hills, and is drained by Hasdeo Basin, Hasdeo River Basin, which joins Ganges in somewhere near in Bihar or so. And then it is a thickly forested area, and lot of forest as well as the coal mines, which are definitely, as you can expect, damaging element. Now, the second part is the central Chhattisgarh, which has forest in isolated parts, and has almost every village of the central zone is having minimum 2 or 3 or even more pools or tanks, you can say, ponds or tanks, for different purposes. And in this particular segment, the migratory birds arrive in maximum numbers over the when we compare it as a whole state. Now, this is drained by Mahanadi river. Now, the south comes Bastar, which is also a very thickly forested area and undulating lands. Now, this is an extension of Eastern Ghats through uh, Dandakaran Hills, which extend and cover the entire southern part of the Bastar. This is the, in my opinion, this is the best area for birding when we discuss it for the state. And we have been very successfully able to record very good species, which also come from Eastern Ghat, Western Ghats, and Himalaya, and converge in this part of the state. As I have already told, the biodiversity of the state as a whole, with these 3 different type of segments, constituent a very, very diverse uh, biodiversity, which attracts large number of migratory birds over the whole area of the state, depending upon the type of biodiversity there. The northern part is particularly more important, as it is
it has been apprehended in the past that Himalayan or sub-Himalayan species may be found in that part, and we have been successful to locate and identify such species there. Now, as regards the documentation of the avian fauna of the state and the studies carried out, as I have told, ki Chhattisgarh had no independent identity. It was clubbed with MP, and the past publications, particularly in the time of Britishers, when they published their hunting accounts, there are references of birds, mostly game birds, found in Chhattisgarh. The first thing that I have come across, first publication, is by a pseudonym, Silver Hackle. His original name was Wilworth. He has visited Raipur area and published his book in 1906, which mentions his duck shooting in and around Raipur. He also shot a man-eater at Chilpi. Thereafter, this is the exclusive then. Dr. Salim Ali, the renowned ornithologist of India, visited this part of state in 1948. I have uh, communicated with him and wanted to know what were his findings in Bastar and where those findings can be seen. He very cordially replied that there is no independent publication of his Bastar visit, but it can be found in pieces in his compact handbook. And after Dr. Salim Ali left, specimen collection was also done in southern Bastar, and 72 specimens were collected, and they are now with the BNHS stock. After that, there are many authors who have published the avifauna of MP. That includes, those are mostly Britishers. They were D. Abreu, who was the curator of Nagpur Museum, and taking advantage of his position, he not only collected specimens but also surveyed most parts of the MP, including Chhattisgarh. Then there was Osmaston, who did work at Pachmadi. Bates also did work at Pachmadi. Mrs. Wright at Parar. Havertson, whole MP. Moss and King, Damo and Sagar districts, and several other contributions independently in journals of Bombay Natural History Society. So then there is mention by Baker also, E.C. Baker, in his 8 volumes about Chhattisgarh. That is he has never visited Chhattisgarh, but he has collected information from Chhattisgarh and included in his volumes. Now, this is you can say, pre-independence status. I forgot to mention the gazettes of uh, Central India. Mr. D. Brett, in his publication in a gazetteer in 1906, he has, you will wonder to know that he has mentioned pink-headed ducks and Bengal floricans from Bastar with scientific names, along with several other avian species found in Bastar state.
So now pink-headed duck is an almost extinct species in India, but there is a record from our area also, documented record from Bastar. Now, in post, you can say independence period, the names I have narrated above, they cover partly the era, but ZSI has been very active in documenting the avians, led by Mr. Kailash Chandra, Mr. Mazumdar, Mr. Saha, Rani Chakrabarti, Ghosh, and others. S.K. Datta of Jagdalpur also published his paper, and there are few publications from my side also. Now, the ZSI has published their, since they are an organization who can publish their own observations, so they have done it in different volumes, and they also collected specimen from Indravati, Kanger Valley, and other parts, which are with ZSI, and that is a very authentic record. Now, this is all the past records, but with the we got the Philip in 2015, year 2015, when the eBird was introduced on a very big way, and we got good support from State Forest Department. Mr. R.K. Singh, the then PCCF, took a lot of interest, and Mr. Sohail was also here, and we had a meetings after meetings and plannings and all that, and taking all these things into account, extensive bird survey was carried out over the entire state, and a publication was and it was published by Wildlife Board, a wildlife wing of the society, which mentioned 343 species. I think most of the districts of the Chhattisgarh were covered in this survey, and this was mainly due to the fact because the photography has entered the period. Earlier, it was only my work or others' work, it was only visual with occasional photographs. But when the photography became a popular tool for the purpose, many wildlifers and new entrants entered into it, and we had a very good, you can say, information available, identifying several species which were hereto not known, or even if they were known, they were not photographed or documented. So the photography helped us in a very big way. As regard the things as they stand today, I have published a list of 502 avian species found across the state, and written a book also. Three books I have written about the threatened species of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and other books related with butterflies and all that. In my opinion, the present program of Hareli is a big flip to boost the ornithological works in the state. And all participants are welcomed to contribute the best they can do that. Since it will be documented properly, so we will possibly may come across
though this is not the suitable time to come across such species, may come across new species, or the 502 number will be will definitely be crossed as I expect. Now, I am, as you will ask who I am. I am an engineer, electrical engineer by profession, and has a great love for wildlife since my childhood days, thanks to my parents, particularly my father, who has made me to enter into this. You know, after retirement, you can say, from my job, or at the fag end of it, in 1997, a group of like-minded people, formed a NGO named Chhattisgarh Wildlife Society, which was registered in year 1997. From the beginning, we were trying Sir, to, yeah, two sir, minutes more, yeah, 2 minutes more. yeah. I मैं क्या बोल रहा था यार, भूल गया। सर हाँ वाइल्ड तो लाइफ आप शेयर कर रहे थे, हाउ डिड यू हाँ हाँ स्टार्ट? या हाँ तो छत्तीसगढ़ वाइल्ड लाइफ सोसाइटी members continued joining, and we had done lot of surveys. We have honor, we can say, we can have a proud over it that the state animal and state bird of Chhattisgarh were notified on our recommendations and the details provided by us. Chhattisgarh Wildlife Societies undertook many surveys, government, non-governmental, railways, CSEB, private, over the state during the period 2001-5 to presently. So this is what the Chhattisgarh Wildlife Society did, and with this platform only, I had an privilege to join the Wildlife Board and Biodiversity Board and other organizations. This is about the Chhattisgarh Wildlife Society. The members of the Chhattisgarh Wildlife Society are also the participants of in this Hareli program. And I wish everyone, every participant and organizer, my best wishes and best of luck. Thank you. thank you so much, sir, for the kind words and your time and energy. It was lovely listening about how everything started here and how things expanded. So I would now immediately move to Mohit sir, जिनका मैंने introduction already दे दिया है. So he'll be sharing with us about basics of birding, importance of habitat, ethics in birding, and birding से related जो भी अभी हम bird watching करने जा रहे हैं, तो आज हमें एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा. मोहित सर प्लीज. हाँ, thank you, Bharosa. That was fantastic, nostalgic, and it took me my memory lane. That was a really great flashback. Thank you so much. अब हम मेरे सब्जेक्ट पे आते हैं. हरेली का जो मेन कॉज है, इट्स बर्ड वॉचिंग. आप बाहर निकल के जाइए, बर्ड्स रिकॉर्ड करिए, देखिए, और उनको नोट डाउन करके रिकॉर्ड करिए. अब सवाल ये आता है कि हम कहाँ जाएं. कहाँ जाएं तो बहुत दूर हम जैसे हम वाइल्ड लाइफ देखना जाते हैं ना, जंगल वंगल तो बहुत दूर पड़ता है, लेकिन बर्ड्स हमारे आसपास ही रहते हैं. सुबह हम उनकी आवाज़ों से भी उठते हैं. तो आप चाहें तो अपने होम गार्डन पे बाहर निकल के गार्डन में जाइए. चाहे आपका घर का गार्डन हो या कोई पब्लिक पार्क हो, वहाँ आपको बर्ड्स मिल जाएंगे. उसके बाद आप चाहे तो आसपास के वेटलैंड्स हैं, जो आसपास के तालाब हैं, झीलें हैं, और क्या कहते हैं, मार्शेज हैं, या फिर डैम्स हैं, रिवराइन है. कोई आसपास कोई नदी है तो रिवराइन एक अलग हैबिटेट रहता है. या फिर छोटे मोटे पोखर भी, अगर ये बरसात का समय है, छोटे मोटे जो पोखर बन जाते हैं ना, मुश्किल से 2 4 5 इंच गहरे, वहां भी आपको कुछ ना कुछ एक आध इंडियन पॉन्ड हेरन वगैरह बैठा हुआ मिल जाएगा. तो ये आप कहीं भी इस तरीके से वेटलैंड चुन सकते हैं.
या फिर आप चाहें तो ग्रासलैंड्स जो होते हैं जहाँ पे थोड़ी घास वास उगी हो, थोड़ी झाड़ियाँ हो, घास हो, वहां जा सकते हैं, वहां आपको अलग किस्म की बर्ड्स मिलेंगी। या फिर आप चाहें तो ओपन लैंड, जिनको हम छत्तीसगढ़ में भाटा बोलते हैं, मुरम भाटा जो है, जहाँ कुछ भी वनस्पति होती नहीं, लेकिन वो वहाँ वो भी एक हैबिटेट है, वहाँ भी अच्छी खासी बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। आप चाहें तो अगर दूर जाना चाहें तो कुछ जंगल वगैरह जो जंगल जाना चाहें, या फिर कुछ वेल वुडेड एरियाज हैं रायपुर के आसपास भी कुछ अच्छे हैं, जैसे हमारा ये है ऊर्जा पार्क है वीआईपी रोड पे, या फिर वो भाटा गांव में जो हमारा फिल्टरिंग प्लांट है कुमारी नदी पे, वहां जा सकते हैं। वो थोड़ा सा वेल वुडेड एरियाज हैं जहाँ आपको अलग किस्म की बर्ड्स मिलेंगे। तो इस किस्म से अलग अलग हैबिटेट्स आप चुन सकते हैं, जो पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वहाँ पे अलग अलग हैबिटेट में आपको मिल जाएंगी। हैबिटेट का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है, जो अलग अलग हैबिटेट्स अलग अलग बर्ड्स को सूट करते हैं। अच्छा, हैबिटेट के बारे में एक बड़ा रोचक एक ये है कि हैबिटेट बदलते भी रहते हैं। जैसे आप अभी बरसात में या सर्दियों में, जहाँ बरसात के बाद छोटे छोटे पोखरों में पानी भरा रहता है, जैसे मैंने बताया 2 4 5 इंच गहराई है मुश्किल से, वहां भी आपको कोई, जब विंटर होता है तो उस समय भी थोड़ा सा पानी वहां पे मिलेगा आपको। उसमें आप कोई सैंड पाइपर देखेंगे, या फिर कोई वैगटेल आसपास उसको आपको घूमते हुए मिल जाएगी, या आपको इस किस्म के और क्या कहते हैं प्लवर्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन वही जब पोखरे छोटे छोटे गर्मी आते आते सूख जाते हैं, फरवरी मार्च आते आते, तो वो अलग किस्म के हैबिटेट बन जाते हैं। वहाँ आपको शायद एक लैपिंग का वहाँ पे नस मिल जाए, या फिर किसी लार का उसमें नेस्ट मिल जाए सूखी हुई जमीन पे। इस किस्म से जब हैबिटेट बदलता है तो वहाँ स्पीसीज भी बर्ड्स की बदलते जाती हैं। तो हम कई बार, हम मेरे घर के आस पास का एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरा जो घर है रायपुर में, वहाँ पीछे दूरदर्शन का कैंपस है, जिसमें करीब 1.5 एकड़ 2 एकड़ का एक पैच है, जिसमें वनस्पति उगी हुई है। कुछ सालों पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले, वहां पे सिर्फ एक छोटा सा ग्रासलैंड टाइप का हुआ करता था, छोटी झाड़ियां थी, लंबी घास उग जाती थी। उस समय जो बर्ड्स देखने को मिलती थी वो थी ब्लैक ड्रोंगो ड्रोंगो है, या फिर आपका इंडियन रोलर है, प्लेन प्रीनिया है, और ब्लैक विंग काइट है। इस किस्म की जो ओपन लैंड्स की ग्रासलैंड की बर्ड होती हैं वो वहां देखने को मिलती थी। फिर धीरे धीरे वो दूरदर्शन वालों ने उस एरिया को कॉर्डन किया, तो वहाँ जो छोटी झाड़ियां तो वो पेड़ में कन्वर्ट हो गई। वो छोटी झाड़ियां पहले काट भी देते थे, तो मैंने काट के जलाते थे, मैंने एक बार कंप्लेंट किया। देन दे स्टॉप दैट कटिंग, प्रिजर्व किया, भाई तो अब उनके के कुछ बड़े पेड़ हो गए हैं, तो वहाँ का हैबिटेट चेंज होने से बर्ड स्पीसीज बिल्कुल चेंज हो गई। अब वहाँ पर आपको कॉमन आयारा दिख जाएंगी, वहाँ पर आपको रेड वेंटेड बुलबुल दिखेंगी, इंडियन रॉबिन, मैकपाई रॉबिन, ठीक है ना। बर्ड ज्यादा है, वो अब वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मैं पुराना भी मिस करता हूँ, लेकिन अभी की बर्ड्स भी एंजॉय करता हूँ। ये हैबिटेट जब चेंज होता है तो हमें बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है कि वहाँ के पेड़ कट गए या कुछ, तो वहाँ कुछ ना कुछ दूसरा लाइफ आ जाएगी। अ, इसका मतलब नहीं है कि पेड़ काटते जाएं आप। ये मैंने एग्जांपल कोट किया कि किस तरह से हैबिटेट चेंज होने से बर्ड लाइफ चेंज होती है। उसके बाद है, जब आप देखने को निकलेंगे बाहर, तो मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग नए भी होंगे जो बर्ड वॉचिंग से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हो। तो उनके लिए है कि बर्ड्स को कैसे पहचाने, एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपको जब ये रिकॉर्ड करना है रेली बर्ड काउंट के लिए, तो आप रिकॉर्ड करके एक ईबर्ड ऐप है उसमें आपको अपलोड करना है, लेकिन उस ईबर्ड में अपलोड करने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन मालूम होना चाहिए बर्ड्स का। तो आइडेंटिफिकेशन के बेसिक्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो होता है कि हैबिटेट, आप जो चुन रहे हैं वहाँ किस किस्म की बर्ड्स होंगी, अलग किस्म की बर्ड होंगी। तो बर्ड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स ऑल्सो। जैसे आपको एक जो ये है आपका, कोई हेरन वगैरह है वो सूखी जमीन पे नहीं मिलेगा, या फिर कोई आपको लार्क वगैरह है वो पानी के अंदर नहीं मिलेंगे, तो आप हैबिटेट के हिसाब से बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें है फिर बर्ड के बिहेवियर के आधार पे आप उसको कर सकते हैं। जैसे किसी हैबिटेट में आपने बर्ड को देखा, मान लीजिए वेटलैंड में आप देख रहे हैं, और वहाँ आपको 2 किस्म की 3 किस्म की डक्स मिल रही हैं, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कुछ डक्स हैं जो नीचे पानी के अंदर डाइव करके
अपना खाना ढूंढती हैं। इस सीजन में आपको कूट्स मिल जाएंगे, यूरेशियन कूट्स, जो आपको डाइव करते हुए दिखेंगे। और उसी के बगल में आपको हो सकता है लेसर वेस्टर्न डक मिले, या फिर पिग्मी कॉटन गूज मिले। तो वो डाइव नहीं करते, वो डैबलिंग डक्स हैं। वो अपेंडिंग होती है जिनकी, वो उल्टा होके खाना खाते हैं अपने दुम ऊपर करके, और मुंह जहां तक, चोंच जहां तक पानी के अंदर जाती है उस वनस्पति को वो लोग खाते हैं। तो दैट इज नोन एज अपेंडिंग या फिर डैबलिंग। तो डैबलिंग और डाइविंग दो किस्म की डक्स होंगी। आप उसके उसके आधार पर पहचान कर सकते हैं कि अगर वो डाइव कर रही है तो वो कॉटन गूस नहीं होगी, या फिर आपकी लेसर विस्लिंग डक नहीं होगी, या फिर स्पॉट बिल डक नहीं होगी। और कॉर्मोरेंट्स आपको मिलेंगे इस सीजन में डाइव करते हुए। इस तरीके से उनके बिहेवियर से आप पहचान सकते हैं। उसी प्रकार जो बिहेवियर होता है, जैसे आप किसी, मान लीजिए बुश में, अगर झाड़ियों में अगर आप बर्ड वॉच कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कुछ बैबलर्स मिलेंगे, वॉबलर्स मिलेंगे। तो उनका भी बिहेवियर अलग अलग रहता है। जैसे आप अगर अभी तो खैर नहीं, आपको विंटर में देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रीनिश वॉबलर हैं, फेलोस्कोपिक वॉबलर जिनको बोलते हैं। उनका बिहेवियर अलग होता है। वो क्या करते हैं कि आपको कैनोपी में मिलेंगे और लगातार अपने पंखों को फ्लिट करते रहते हैं। पंख खोल के बंद करते हैं, खोल के बंद करते हैं, और टर्न भी होते हैं, टर्न ट्विस्ट करते हैं। तो इस किस्म से उनको आप, वॉबलर अगर वहां पे दिख रहे हैं दो तीन किस्म के, तो आप फेलोस्कोपिक को अलग से पहचान सकते हैं। अगर आपको ब्राइट सीड वॉबलर दिख रही है, जो कि ग्रासलैंड में मिलती है, छोटी झाड़ियों में मिलती है, उनका मूवमेंट अलग मिलेगा। इस किस्म से जो छोटे, आप अगर माइन्यूटली देखें, तो बर्ड किस किस्म का बिहेव कर रही है, उनका फिजिकल मूवमेंट कैसा है, उसके आधार पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे जो पानी में भी अगर आप जैसे जाएं वेटलैंड में, तो एक बर्ड्स का, हर बर्ड का निश होता है। निश कहते हैं कि एक हैबिटेट के कौन सी जगह को वो ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे हम अगर वेटलैंड में जाते हैं, तो जहाँ 5-6 फीट गहरा पानी है, वहां पे आपको डक्स वगैरह और ये कॉर्मोरेंट्स वगैरह दिखेंगे। जो पानी से लगा हुआ किनारा है, वहाँ पे छोटे वेडर्स मिलेंगे आपको, जैसे सैंड पाइपर्स वगैरह मिलेंगे, या फिर इंडियन पॉन्ड हेरन मिल जाएगा। या फिर आप अगर शाम को जो बर्डिंग कर रहे हैं, तो ब्लैक क्राउन नाइट हेरन के दर्शन हो सकते हैं वहाँ पे। कुछ बड़े जो वेडर्स हैं हमारे, जैसे ओपन बिल स्टॉक हैं, एशियन ओपन बिल बोलते हैं जिनको, या फिर जो पेंटेड स्टॉक्स हैं, वो कुछ उनके पैर ज्यादा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो थोड़े से और गहरे पानी में मिलेंगे। छोटे जो वेडर्स हैं वो कम गहरे पानी में मिलेंगे। कुछ जैसे आपके लिटिल लिटिल रिंग फ्लावर वगैरह हैं, वो पानी से लगे हुए एज पे आपको घूमते हुए मिलेंगे। एक अगर वैकटेल आपको दिख रही है इस सीजन में, वैकटेल्स हमारे यहाँ जनरली जो है वो माइग्रेटरी होती हैं, विंटर में आती हैं। लेकिन अगर इस सीजन में आपको वैकटेल दिख रही है, तो आप समझ लीजिए कि वो रेसिडेंट ब्रीडर है। जो हमारे यहाँ व्हाइट ब्रोड वैकटेल होती है, वो आपको दिख जाएगी। तो सीजन के हिसाब से भी बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। इस सीजन में कोई वैकटेल दिख रही है, तो 99% चांसेस है उसके कि वो व्हाइट ब्रोड वैकटेल होगी। इस किस्म से आपका निश के आधार पे और हैबिटेट के आधार पे आप बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है, वो बर्ड्स का फिजिकल फीचर होते हैं। जैसे हर बर्ड का, हर स्पीसीज के, हर ग्रुप के बर्ड के अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे आपको वेडर्स जो हैं, उनकी टांगे लंबी होंगी, क्योंकि उनको पानी में घुसना है। कुछ हैं जो जिनके पैर छोटे होते हैं। कुछ आर्बोरियल होती हैं, जैसे आपकी कॉमन मैना हो गई, या फिर रेड वेंटेड बुलबुल हो गई। इनके सबके आप ध्यान से देखेंगे तो शेप्स अलग अलग होते हैं। इनकी चोंच का शेप अलग होगा, इनके पैरों का शेप अलग होगा। चोंच से आप पहचान सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, बर्ड ऑफ प्रे है। जैसे आप, आपके आसपास अक्सर दिखेगा शिकरा और ब्लैक काइट। तो इनके आप देखेंगे पंजे थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, नखून बड़े होते हैं, और चोंच उनकी हुक्ड बीक रहती है सामने से। ऊपर का जो मंडिबल है चोंच का, वो थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ रहता है, पॉइंटेड रहता है। वो बेसिकली मीट को फाड़ने के लिए होता है, जो शिकार रहता है उसको फाड़ने के लिए। इस तरीके से उनके जो फिजिकल फीचर्स है, कुछ के हैं जैसे वॉटल, हम बोलते हैं वॉटल बोलते हैं, जो खाली स्किन होता है फेस के आसपास या शरीर पे और कहीं। तो जैसे रेड वॉटल लैपिंग है हमारी, जिसको हम टिटेरी बोलते हैं, लाल चोंच वाली टिटेरी। उस वैसे अगर बॉटल है बॉडी पे, उसका अगर लाल बॉटल है तो रेड बॉटल होगी, येलो है तो येलो बॉटल होगी, लैपरिंग। इस किस्म से जो बॉडी के जो खास फीचर्स हैं, कुछ ध्यान देने लगे। या फिर किसी पंख के ऊपर आपको कहीं पैच दिखाई देगा,
जैसे आप स्पॉट बिल डक देखते हैं, तो उसकी चोंच के ऊपर एक स्पॉट रहता है, या और उसके जो विंग्स रहते हैं उसके ऊपर एक आपको बड़ा व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा। इस किस्म के जो बेसिक फीचर्स रहते हैं किसी बर्ड के, तो उसको आप नोट करके और उसके बॉडी के शेप को नोट करके उस ग्रुप को आप पहचान सकते हैं। और उस ग्रुप में जाके आपके पास जो भी क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो मर्लिन ऐप हो या फिर आपके पास कोई फील्ड गाइड हो, उससे आप मिलान करके और उसके बिहेवियर को स्टडी करके आप किसी बर्ड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप फिर सबसे एक और जो बर्ड्स का एक आइडेंटिफिकेशन फीचर रहता है वो रहता है साउंड। हर बर्ड का कॉल अलग अलग होगा। उनका मीटिंग के समय जो कॉल रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस समय आपको अलग कॉल सुनाई देगा। लेकिन कुछ अगर मिमिकिंग बर्ड्स को छोड़ दें, उनका मिमिकिंग भी अगर जो होता है, जैसे ब्लैक ड्रॉन को जो मिमिक करती है किसी बर्ड को, मान लीजिए वो बुलबुल को मिमिक कर रही है या फिर आयोरा का मिमिक कर रही है, वो मिमिक भी जो रहता है वो 100% नहीं रहता। आप अगर एक्सपीरियंस बर्डर है तो उसको मेकआउट कर सकते हैं कि मिमिक साउंड है या फिर ओरिजिनल बर्ड का साउंड आ रहा है। तो साउंड एक बहुत बड़ा आइडेंटिफाइंग फीचर रहता है बर्ड्स के लिए। आप उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए अपने, सबके पास आजकल एंड्रॉइड फोन है, उसमें रिकॉर्डिंग आराम से हो जाती है। उस बर्ड का साउंड रिकॉर्ड करके आप मर्लिन ऐप से उसको मिला के देख सकते हैं, या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस बर्डर आपके पहचान के कोई है तो उनसे आप मदद ले सकते हैं उसकी। तो एक साउंड बड़ा अच्छा, सुबह जैसे आप कहीं बर्डिंग के लिए गए तो जरूरी नहीं आपको बर्ड दिख जाए। उस हमको अधिकतर क्या होता है कि हमको पहले साउंड सुनाई देता है, फिर हम उसको स्पॉट करने की कोशिश करते हैं बर्ड को, बाइनोकुलर से या फिर ऐसे ही बेर आई से या फिर कैमरा से। लेकिन हमारे को अक्सर जो पहला जो हमको बर्ड का इंडिकेशन होता है वो साउंड से ही होता है। तो साउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग द बर्ड, राइट। अब अगर आप जाते हैं बर्ड के लिए तो क्या क्या इक्विपमेंट आपको कैरी करना है। बेसिकली तो सबसे पहले आपके पास एक पेन और नोटबुक हो, कुछ हो ना हो, पेन नोटबुक, और अगर हो सकता है तो बाइनोकुलर। बाइनोकुलर आप हर जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन मान लीजिए आप चलते चलते कोई आपको इंपॉर्टेंट कुछ दिख गया, तो आप उसको तुरंत जो मैंने फीचर्स बताए हैं, ज्यादा से ज्यादा बर्ड के फीचर नोट करने की कोशिश करिए। उसका साउंड अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं वर्ड्स में तो वो नोट कर लीजिए, जैसे हमारी फील्ड गाइड्स में अक्सर मिलता है देखने को। और साउंड के अलावा फीचर्स हैं, साउंड्स हैं। फिर आपका उसका उसका बिहेवियर नोट करिए ढंग से कि किस किस्म का बिहेवियर कर रही थी, कैसे मूवमेंट्स थे, अगर कुछ खा रही है तो क्या फूड मटेरियल क्या है, क्योंकि कुछ बर्ड्स फ्रूगीवोरस रहती हैं, फ्रूट्स खाती हैं। कुछ हैं जो नेक्टर पीती हैं, निक्टिवोरस जैसे सनबर्ड वगैरह हैं। तो फूड मटेरियल से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोट डाउन करिए और घर जाके उसको मिलान, या तो ऐप से मिलान करिए या फिर बुक से मिलान करिए। और अगर कैरी कर सकते हो बाइनोकुलर, अगर आप खरीद सकते हैं या फिर किसी से बोरो कर सकते हैं, तो बाइनोकुलर में बहुत से ब्रांड्स हैं, आपके बजट के हिसाब से आप लें। बेस्ट जो रिकमेंडेड है वो फीचर जो है वो 735 या 840। इसमें 7 तो होता है मैग्निफिकेशन, कितने टाइम मैग्नीफाई हो रहा है, और जो बाद वाला फिगर है 7, जैसे मैंने 735 बताया, 35 इज द मिनिमम साइज ऑफ द लेंस। 1:5 का जो रेशियो रहता है उसमें आपको मैक्सिमम लाइट मिलती है और एक अच्छा फील्ड मिल जाता है, जिससे आप आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। उसके अलावा अगर आप कैमरा कैरी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कैमरे से अच्छा तो कोई रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। आपको उसमें मतलब आसपास के लोगों से शेयर करके और आइडेंटिफिकेशन के लिए, और या फिर आपको अपलोड करना है ईबर्ड में, तो एक प्रूफ के लिए फोटोग्राफ से अच्छा और साउंड से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो साउंड रिकॉर्ड करें, कैमरे से रिकॉर्ड करें। और सबसे ज़रूरी है कि आप अगर ग्रुप में जाते हैं तो एक दूसरे से ये चीज़ शेयर करिए। और दूसरा है कि अगर आपके साथ कोई एक्सपर्ट है तो आप तुरंत उसको उस चीज़ को जो है ई बर्ड में आप ऐप खोल के उसको अपलोड करिए। अगर आप किसी से संतुष्ट नहीं है या फिर आपको डाउट है तो उसको तुरंत अपलोड ना करें। उसको आपको जो आप मतलब उस ऐप की खासियत है कि आप अगर उसको अधूरा भी छोड़ते हैं तो बाद में आइडेंटिफिकेशन के बाद में उस स्पीसीज को ऐड करके आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब अगर आप फील्ड गाइड ले जाना है अगर आपके पास तो बहुत अच्छा है, बहुत सी फील्ड गाइड्स अवेलेबल हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ग्रिमिट की है, ग्रिमिट एंड इनस्किप। तो इसमें आपको बजट में भी ठीक ठाक है।
और इसमें आपको स्केचेस बड़े अच्छे मिलेंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स मिलेंगे, और साउंड डिस्क्रिप्शन भी है इसमें, वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ। अब सवाल आता है कि जो आप बर्डिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बर्ड देखने या तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आप साइलेंट रहें। आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप उस जगह पे बैठ जाएं। अगर कोई वहाँ अच्छा हैबिटेट है, मान लीजिए आप किसी नर्सरी में या फिर किसी बगीचे में बैठे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ बर्ड्स ना हो। वो टाइमिंग पे बहुत डिपेंड करता है। सुबह शाम थोड़ा मूवमेंट ज्यादा रहता है, बर्ड्स का साउंड भी ज्यादा आता है। आप 5 मिनट बैठ के वेट करें तो आप खुद ब खुद बर्ड्स आपके सामने अपीयर होने लगेंगी। तो आप सबसे पहले तो आवाज ना करें। दूसरा कि आप म्यूजिक वगैरह अगर है तो उसको ऑफ कर दें। तीसरा, अगर कोई बर्ड दिखती है तो आप उसको बुश में से निकालने की कोशिश ना करें कि ये पहचान में नहीं आ रही तो मैं उसको किसी तरह से उड़ा के या बाहर निकाल के उसको देखने की कोशिश करूं। वो कतई ना करें। अगर वो ऐसा आप करने जाएंगे तो डिस्टर्ब होकर बर्ड चली जाएगी और आपके रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं आएगा। फिर है कि अगर आपको कहीं इस सीजन में आपको हो सकता है कि जो हमारे एक्वेटिक बर्ड्स हैं, कॉर्मोरेंट्स हैं, हेरन्स हैं, ईग्रेट्स हैं, इनकी कहीं नेस्टिंग कॉलोनी दिख जाए तो उसको आप डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें, दूर से देखें। छोटे छोटे बच्चे उसमें अगर होंगे, हो सकता है कुछ स्पीसीज के बच्चे भी हो जाएं। अभी मेरे ख्याल से ईग्रेट्स के और आपको पॉन्ड हेरन के बच्चे तो देखने को मिल सकते हैं। कॉर्मोरेंट्स की थोड़ी सी देर से शुरू होगी नेस्टिंग। एशियन ओपन बिल की हो सकती है। तो नेस्ट को बिल्कुल ना छेड़ें, और बच्चों को देखने के लिए पेड़ वेड़ पे ना चढ़ें, ना किसी को चढ़ने दें। और अपने साथ में जो भी चीज ले जाते हैं, आप जैसे 2-4 घंटे के लिए बर्डिंग के लिए निकलेंगे तो खाने पीने की चीजें ले जाएंगे, तो साथ में अगर कोई आपका जो पैकिंग मटेरियल है उसको बिल्कुल ना फेंकें बाहर, उसको अपने साथ लपेट के ले आएं। और जो करना है वो तो मैंने बताया आपको कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिटेल नोट कर सकते हैं बर्ड्स के, या फिर डिस्क्रिप्शन उसका कर सकते हैं, और फोटो ले सकते हैं बहुत बढ़िया, साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बहुत बढ़िया। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप एक बहुत सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट बन सकते हैं इस हरीली बर्ड काउंट में। एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग बेसिक थिंग्स अबाउट बर्ड वॉचिंग. So, Aditya, if there is anything left, we can get it in the Q&A. question answer session, right? Yes, sir. है ना? Yeah. So I think sum up. Thank you so much. Thank you, sir. It was great. अगेन रिवाइजिंग एवरीथिंग बर्ड वॉचिंग, जानने के पहले क्या क्या करना है। होप जितने नए पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये चीज इंफॉर्मेशन रहेगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम करने जाते हैं तो जनरली वी हैव ऑल ऑफ अस हैव कंफ्यूजन, क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको लगता है कि जितनी हमसे गलतियां होती है जो अभी सर ने कवर की वो हमसे हो जाती है। तो आई थिंक फॉर ऑल दी न्यू बर्डर्स, स्पेशली दी फर्स्ट टाइम जो करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी। सो नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे हैं मित्तल मैम, शील बी टॉकिंग अबाउट बर्ड काउंट इंडिया, ई बर्ड एंड मर्लिन। तो उनको उनका स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन आपको शेयर कर देता हूँ। तो इनकी जर्नी जो है, इनका पहले ये कॉरपोरेट में थी, फिर 2008 से उन्होंने अपना कॉरपोरेट छोड़ के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में वो अपना काम करने लगी। तो सबसे पहले शी वेंट टू अगम्बे करके एक विलेज है आई गेस कर्नाटक में, जहाँ पे बहुत रेनफॉल होती है। तो शी वॉज वर्किंग देयर। देन फिर वो जू में काम करने के लिए चेन्नई में गई, जहाँ पे उनका फोकस एडुकेशन पे था, कैसे कंजर्वेशन एडुकेशन दिया जाए। उसके बाद थोड़ा और जब वो अपने जर्नी में आगे बढ़ी तो शी वॉज चीफ नेचुरलिस्ट एट इको लॉज रिजॉर्ट रणथंबोर नेशनल पार्क पे, जहाँ पे आसपास के एरिया पे फिर उन्होंने बर्ड वॉचिंग स्टार्ट की और वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन उन्होंने चालू किया। तो ये करते करते उनको बर्ड्स को ऑब्जर्व करने में अच्छा लगने लगा। शी इज़ अ नेचुरलिस्ट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट में काम करना और नेचर के साथ काम करना शी लाइक्स, एंड लर्निंग एवरीथिंग न्यू। तो आज विल बी लर्निंग फ्रॉम हर, एंड आई वेलकम यू टू शेयर विथ आवर पार्टिसिपेंट्स whatever best we could learn from you. थैंक यू आदित्य, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, you're audible clearly. ओके,
सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स के आप लोग शाम को ज्वाइन कर पाए और अच्छा लगा भरोस जी और मोहित जी का भी इंट्रोडक्शन और जर्नी सुनकर। एंड मोहित जी को हो सकता है हम कल मिलेंगे भी, वो यहाँ पे बैंगलोर में है तो मिलने का मौका मिलेगा। मेरा नाम मित्तल है और मैं बर्ड काउंट इंडिया करके एक प्रोजेक्ट है उसके साथ काम करती हूँ। तो आदित्य ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, पर मैं क्विकली बर्ड काउंट इंडिया क्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और आपने शायद आदित्य जो इतने सारे इंटरेस्टिंग पोस्टर्स जो व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम में डाल रहा है उसमें हमारा ये लेफ्ट साइड में जो लोगो है वो जरूर देखा रहेगा, बर्ड काउंट इंडिया। सो बर्ड काउंट इंडिया क्या है? ये बर्ड काउंट इंडिया का एक सपना है कि भारत के हर कोने में बर्ड वॉचर्स होने चाहिए और वो बर्ड वॉचर्स ना ही बर्डिंग में मशगूल हो, पर बर्ड 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 वॉचिंग करते करते वो बर्ड्स की जानकारी भी इकट्ठा करे। और एक दिन भारत में इतनी सारी बर्ड वॉचिंग और इतनी सारी बर्ड की जानकारी इकट्ठा होगी कि हमें हर बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी बर्ड घट रही है, कहाँ उनके लिए कंजर्वेशन की जरूरत है, कहाँ वो अच्छा कर रही है तो कि किसी और स्पीशीज में हम ध्यान दें। काफी लोग और काफी लोग ये बोलते हैं कि हमें गोरैया को, हाउस पैरोज को बचाना चाहिए, मोबाइल टावर से उनकी संख्या कम हो रही है या शहरों में उनकी कम हो रही है। तो वो टोटली गलत नहीं है, शहरों में उनकी संख्या जरूर गहरी कम हो रही है, लेकिन बाकी सारे गाँवों में, खलिहानों में, काफी सारे रूरल एरियाज में वो अभी भी अच्छा कर रही है और मोबाइल टावर से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमें ये बात इतने कॉन्फिडेंटली इसीलिए बता सकते हैं क्योंकि लिए भारत के बहुत सारे बर्ड वॉचर्स ने जो जिन्होंने हाउस पैरो और दूसरे कॉमन बर्ड्स की जो जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है, उस के डेटा को लेकर हम ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाउस पैरोज अभी ठीक कर रही है, लेकिन काफी सारी और बर्ड्स है जिनको ज्यादा कॉन्जर्वेशन की जरूरत है। तो बर्ड काउंट इंडिया जैसे मैंने कहा कि ये उनका एक सपना है और वो सपना पूरा करने के लिए वो एक पार्टनरशिप यानी सबके साथ मिलजुल कर काम करती है, क्योंकि हम अकेले ये इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बहुत सारी जनता चाहिए। तो हम बर्डिंग ग्रुप्स है, बर्ड वॉचिंग के क्लब्स है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बर्ड वॉचर्स है, इंडिविजुअल्स, नेचर गाइड्स है, इन सबको इकट्ठा मिलकर हम ये जानकारी इकट्ठा करते हैं। और काफी टाइम हम अलग अलग क्षेत्र में जाकर वहां पे वर्कशॉप्स करते हैं, वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ हो या लोकल नेचर ग्रुप्स हो, कि वो बर्ड वॉचिंग की जर्नी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये इवेंट्स भी हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इवेंट्स हम खुद चलाते हैं, पर कुछ इवेंट्स आप जैसे लोग हैं, मोहित जी है, आदित्य है, हकीम जी है, इन्होंने इस बार छत्तीसगढ़ में ये जो इवेंट और जो भी बाकी लोग जिनका शायद, आई एम सॉरी मुझे सबका नाम नहीं पता, पर आप जो लोग भी इस इवेंट के लिए स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार है उन सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि लिए ये पहला सेंट्रल इंडिया का इवेंट रहेगा, कल्चरल इवेंट रहेगा जिसमें बर्ड्स की गणनी होगी। सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं ये जो स्लाइड है, आदित्य कैन यू सी दिस इवेंट स्लाइड? हाँ, तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि असम में उनका जो कल्चरल फेस्टिवल है बिहू बर्ड काउंट ये होता है। फिर ओनम, केरला ने सबसे पहले ओनम बर्ड स्टार्ट किया था, ये भी उनके कल्चरल फेस्टिवल है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में पोयला बैसाख और केरला में तमिलनाडु में पोंगल है। तो अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ सेंट्रल इंडिया का ये फर्स्ट कल्चरल बर्ड काउंट है, हरेली। और आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो बर्ड्स की जो जानकारी है हम किस तरह से इकट्ठा करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और उससे पहले जस्ट एक क्विकली मुझे शेयर करना था। Aditya, can you see the eBird page? ओके, तो ये जो एक डायरी है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, कैन यू सी क्लियरली?
तो ऊपर जगह का नाम है। Hmm. Shall I zoom it more? Yeah, because for me, I am on desktop. जो जो मोबाइल से जुड़े होंगे हो सकता है they might. Yeah, it's better. Yeah. ओके। सो ऊपर जगह का नाम है, तारीख है 1983, समय है, बादल थोड़ा सा ओवरकास्ट है। और तो बर्ड वॉचर्स जो थे पहले इस तरह का लिस्ट बनाते थे। उन्होंने चिड़िया कहाँ देखी, संख्या में देखी, वो जगह, तारीख क्या थी, जगह क्या था, और उस तरह क्या तभी उस समय पे कैमरा इतने आसानी से नहीं मिलते थे और बहुत महंगे होते थे। तो अगर कोई नई बर्ड जब दिख जाती थी तो इस तरह का चित्र बनाते थे और फिर उसके बारे में लिखते थे कि उसका कलर क्या था, ये सब। और ये सारी जो डायरी वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही मूल्यवान इंफॉर्मेशन है। बिकॉज जाने अनजाने में उन्होंने बहुत सारी, और आई एम श्योर बारोद साहब और मोहित जी ने भी इस तरह की जब बर्डिंग स्टार्ट की थी इस तरह की डायरीज मेंटेन की है। तो इस तरह की वो जानकारी इकट्ठा करते थे। तो मान लीजिए भारत में 10,000 बर्ड वॉचर्स है, या मान लीजिए 1,000 बर्ड वॉचर्स है, और 1,000 बर्ड वॉचर्स अगर हर बर्ड वॉचिंग के लिए जब भी भले वो घर से करे या बाहर जाकर बर्डिंग करे, इस तरह का जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं तो कितने सारे हजारों की संख्या में हमारे पास बर्ड्स की इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए अगर हम ऐसी ही इंफॉर्मेशन एक सामान्य प्लेटफॉर्म पे जब अपलोड करते हैं, जब एक ही प्लेटफॉर्म पे जब ये सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, तो एक डेटाबेस क्रिएट होता है जिससे साइंटिस्ट लोगों को, इवन हम जैसे बर्ड वॉचर्स को बहुत सारी जानकारी हासिल होती है कि कौन सी बर्ड उस समय पे कितनी संख्या में दिखती थी, और आज 10 या 20 साल के बाद वो सेम प्रजाति, उसकी संख्या बढ़ गई है या घट गई है। ये सब कंपेयर करने के लिए ये सारी जानकारी बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम ये जो प्लेटफॉर्म है ई बर्ड उसका यूज करते हैं। तो ई बर्ड का जो प्लेटफॉर्म है ये कॉर्नेल लैब ने शुरू किया था, और इंडिया में 2013 से ये स्टार्ट हुआ। और जब ये पहले स्टार्ट हुआ था सिर्फ वेबसाइट थी, और अभी पिछले कुछ सालों से ऐप भी आ गया है। तो ये जो लिस्ट बनाने में आसानी हो गई है क्योंकि ये ऐप सब कुछ करता है। और आज हम जो अगला सेशन है वो इस ऐप को लेकर ही देखेंगे। तो 2 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। तो मैं यहाँ से आदित्य, मैं यहाँ से लॉग आउट होकर अपने फोन से ज्वाइन करती हूँ ताकि मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर सकूँ। उस बीच में अगर किसी को ब्रेक लेना है, पानी पीना है, प्लीज कीजिए। So yes, so we'll be starting in 2 minutes. अगर किसी ने मोबाइल में ई बर्ड ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना प्ले स्टोर खोल के ई बर्ड सर्च करके आप ई बर्ड को इंस्टॉल कर लें। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप बैकग्राउंड में वीडियो, मतलब आपका जूम चालू रहेगा, तो आप अपना ऐप स्टोर से ई बर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो हमने ग्रुप में भी लिंक शेयर किया हुआ है, हमने सुबह लिंक शेयर किया है सारे ऐप की। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़े हुए हैं तो आप व्हाट्सएप में भी जाके आप वो लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने ग्रुप में एक लिंक शेयर किया है रजिस्ट्रेशन की, कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक वो रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं मतलब वो वॉलंटियरी है, कंपलसरी नहीं है कि आपको वो भरना ही है, लेकिन अगर कोई हमसे ये शेयर कर पाए कि वो किस जगह से जुड़ रहे हैं, क्या आप कहाँ से जुड़ रहे हैं और वो कहाँ बर्डिंग करने वाले हैं, तो हमें हेल्प होती है समझने में कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में बर्डर्स हमारे पास हैं। और अगर कभी हमें कुछ हेल्प चाहिए या आपसे कांटेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं। तो ग्रुप में हमारे पास हर तरीके के रिसोर्सेज डले हुए हैं और डलते रहते हैं। तो अगर आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है जिसमें आप कनेक्ट करके भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ई बर्ड और मर्लिन डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपको आसान होगा अगला जो सेशन है उसको समझने में, और बेहतरी से आपको समझ में आएगा। और जिन लोग ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं और जिनके कुछ प्रश्न हैं, वी होप वो क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे।
और अगर आपके कोई प्रश्न आ रहे हैं तो आप हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है लास्ट में, आप उसमें पूछ सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है नहीं पूछेंगे तो आप चैट में पूछ सकते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन हमें चैट में दिख रही है कि 156 बर्डर्स ने रजिस्ट्रेशन लिंक में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो आप में से अगर किसी ने नहीं किया है और करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए, हम फिर से एक बार लिंक शेयर कर देंगे। तो अभी मैं 2 मिनट का पॉज लेता हूँ जब तक वो आते हैं। तब तक आप लोग चाहें तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना लीजिए, और फटा यू कैन कम बैक फास्ट। एक दो बातें आपसे और शेयर कर लेता हूँ, मैं बोलते रहता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। तो अगर जैसे हमारे पास 156 पार्टिसिपेंट्स अभी तक हैं, तो अगर आप प्रॉपरली रजिस्टर करते हैं, सारी जानकारी फॉर्म में अच्छे से भरते हैं, तो हम ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं बर्डिंग करने के लिए। तो आपका अपना एक हम ग्रुप हेल्प कर देंगे आपको कनेक्ट करने में, और आप लोग अपने जहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट में हैं साथ में मिलके भी आप बर्डिंग कर सकते हैं। या just a second, giving you access. एंड लास्टली ग्रुप में हिमांशी ने शेयर किया है दंतेवाड़ा की हरेली बर्ड वॉक पे। तो अगर आप में से कोई दंतेवाड़ा में है और ज्वाइन करना चाहते हैं, बर्ड वॉक की जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डली है, जहाँ पे हरेली बर्ड वॉक दंतेवाड़ा के बारे में हिमांशी ने जानकारी भी शेयर की है। तो आप कर सकते हैं। या मित्तल, आई हैव मेड यू को होस्ट। थैंक यू आदित्य। एक चीज मैं बताना भूल गई। आई होप ये पहले कवर हो चुका हो, पर काफी लोगों के मन में ये भी होगा कि हरेली और बर्ड काउंट से क्या संबंध है। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि आई नो हरेली इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल, लेकिन जैसे ही त्योहार त्योहार में क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत सारे लोग एक बहुत खुशी के माहौल में होते हैं। बहुत एक दूसरे को मिलते हैं, बाहर जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, अच्छा खाना बनता है, तो हर जगह खुशी का मौका होता है। जब इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं त्योहार के लिए, तो क्यों ना हम ऐसे त्योहारों को फायदा लेकर ये टाइम पे हम ऐसे टाइम पे बर्ड काउंट करें, ताकि हम हजारों लोगों और इतने सारे लोगों के साथ हमारे जो पक्षी का जो प्रेम है उनके साथ शेयर कर सके। तो इसीलिए काफी अलग अलग स्टेट्स में कल्चरल फेस्टिवल और बर्ड काउंट को इन्होंने लोगों ने जोड़ा हुआ है। और ये एक तरह का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि अपने फैमिलीज के साथ भी हम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं और उनके साथ नेचर भी एंजॉय करते हैं। स्कूल स्टूडेंट्स है, अगर स्कूल टीचर्स है या प्रोफेसर्स है जो अपने स्टूडेंट को फेस्टिवल और नेचर के साथ जोड़ते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग सा प्लेटफॉर्म, एक क्या एक जैसे सीढ़ी है जहाँ पे हमको टॉप में पहुंचना है, उनके लिए एक बेस प्लेटफॉर्म या पहली सीढ़ी तैयार होती है जब नेचर से जुड़ते हैं। तो इसीलिए हरेली और बर्ड काउंट को हमने साथ में जोड़ा है। तो आइए देखते हैं हम बर्ड वॉचिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। और हो सकता है कि आज का हमारा वेबिनार के बाद कल आप लोग अपने आप से ग्रुप में डालने लगेंगे कि आपने कौन सी बर्ड आईडी की या आपने कोई लिस्ट बनाई हो। एक सेकेंड, ना मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं, शेयर
या दिख रही है? दिख रही है तुमको? हाँ। आपको मर्लिन, ईबर्ड सब दिख रहा है? यस। ओके। तो ये सारे जो ऐप है, मर्लिन है, ईबर्ड है, आई नेचुरलिस्ट है, सीजन वॉच है, ये अलग अलग सिटीजन साइंस ऐप है जिसका हम रेगुलरली यूज करते हैं। तो हम तो आज सिर्फ ये दो ऐप की बात करेंगे, मर्लिन और ईबर्ड। तो सबसे पहले हम मर्लिन की बात करेंगे। तो मर्लिन जो एक ऐप है, मर्लिन और ईबर्ड दोनों ही ऐप कॉर्नेल लैब, जो अमेरिका में जो बर्ड वॉचिंग की जो बहुत बड़ी लैब है, उन्होंने बनाया है। और इसमें आपको सबसे पहले जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और वो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा कॉर्नेल लैब से, जहां पे आपको एक लिंक दिया गया रहेगा, और उस लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है, यानी ईमेल पे जाकर अपना अकाउंट को एक्टिवेट करने का, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। इसको प्लीज आप याद रखिएगा। एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो आप इस ऐप में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप तुरंत यूज नहीं कर सकते, इसमें आपको एक पैक भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपको यहाँ पे एक पैक का ऑप्शन आएगा। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई पार्टिसिपेंट अगर फोन से कनेक्टेड है तो प्लीज वो बताइए कि आपको क्लियरली विजिबल है। कोई भी अगर मोबाइल से कनेक्टेड हाँ, है। विजिबल है आदित्य, विजिबल है। विजिबल है सर। हाँ। ओके ओके। सो यहाँ पे आपके सेटिंग्स में आपको मैं जस्ट देख रही हूँ कि ऐप सॉरी, मुझे अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा, बट मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट करूंगी कि आपको यहाँ से एक पैक डाउनलोड करना है जो होगा भारत का पैक। तो आपको जब आप अकाउंट में साइन इन करेंगे तभी आपको एक मैसेज आएगा कि आपको बर्ड पैक इंस्टॉल करना है। और ये इसमें आपको नॉर्थ इंडिया आएगा, साउथ इंडिया आएगा, या पूरे इंडिया का पैक होगा। तो आप देख लीजिए आपके फोन पे कितनी जगह है, उस बेसिस पे आप नॉर्थ इंडिया या तो पूरे इंडिया का पैक डाउनलोड कर सकते हैं। इस पैक डाउनलोड करने का ये फायदा है कि एक बार पैक आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप कोई भी एरिया में बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हो और वहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, तो भी आप पैक के जरिए मर गए। आप बर्ड्स को, वहां के बर्ड्स को देख सकते हैं। तो पैक इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपने मर्लिन पे साइन इन कर लिया, पैक भी इंस्टॉल कर लिया, और अब आपको चिड़िया देखनी है। तो हम जिन जिन के पास अभी अगर मर्लिन ऑलरेडी डाउनलोडेड है और कभी यूज नहीं किया या यूज भी किया हो, तो मेरे साथ एक एक्सरसाइज करते हैं। तो जो सबसे पहला है, स्टेप बाय स्टेप आईडी, ये चेक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि मान लीजिए हमने एक चिड़िया देखी, हमने एक मध्यम साइज की चिड़िया देखी, और वो एक हरी चिड़िया है और उसकी लाल चोंच है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आईडी में गए और अभी कुछ सवालों का जवाब ये पूछता है, वेयर डिड यू सी द बर्ड। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रायपुर डाला। कब चिड़िया देखी? परसों। और नेक्स्ट। अब आपकी जो चिड़िया है वो क्या साइज की थी? तो जो लोगों ने कभी बर्ड वॉचिंग नहीं की या पहली बार बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं, तो एक ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो है, जब आप चिड़िया को देखते हैं ना, आप कोई भी 4 सामान्य चिड़िया की साइज आपके दिमाग में बिठा के रखिए। जैसे कि गौरैया की एक साइज है, मैना की एक साइज है, कौवा है, और एक बतख या चील। ये 4 चिड़िया या जो भी आप अलग अलग साइज की चिड़िया से वाकिफ हो, उसको ध्यान में रखकर आपने जो भी नई चिड़िया देखी है उसको आप अपनी साइज में डालने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने पहला चुनती हूँ तो ये बताता है स्पैरो साइज बर्ड, पर मेरी बर्ड जो है वो मध्यम साइज की बर्ड है, तो स्पैरो से बड़ी है। और स्पैरो और ब्लैक बर्ड मैना
की साइज की बर्ड को मान लीजिए। स्पैरो और मैना के बीच में है? नहीं, ये मैना से भी थोड़ी बड़ी है। तो मैं ब्लैक बर्ड और कौवे के बीच में, तो मैना और कौवे के बीच में मेरी जो चिड़िया है, हरी चिड़िया, वो मैना और कौवे के बीच में उसकी साइज है। अब जो दूसरा सवाल है कि उसमें कौन से रंग देखे थे, तो आप एक बार में 1 से 3 तक रंग चुन सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, मेरे चिड़िया के कलर में ग्रीन भी था और लाल चोंच थी, तो ये मैंने 2 कलर चूज किए। अब मैं करूंगी नेक्स्ट ये ऐप पूछेगा कि वो चिड़िया क्या कर रही थी, खा रही थी, पेड़ पे थी, जमीन पे थी, वायर पे थी। तो मान लीजिए हमारी चिड़िया पेड़ पे थी, और जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो ऐप क्या करेगा, ये मेरी चिड़िया थी, अगर आप लोगों को भी यही मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यही मेरी चिड़िया थी दिमाग में, हरी वाली और लाल चोंच। हो सकता है आपको वेरी फर्स्ट टाइम पे ये ऑप्शन ना दे, पर आप थोड़ा स्क्रॉल करते जाइए। कभी कभी मर्लिन हमेशा 100% सही नहीं होता, तो अगर आपको ये चिड़िया नहीं दिखती, आप फिर से बैक जाकर फिर से इसमें कलर चेंज कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि मर्लिन आपको सही जवाब देता है कि नहीं। तो इस तरह से मर्लिन से आप चिड़िया, कोई भी चिड़िया हो, आप उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई होने के बाद आप ईबर्ड ऐप का इस्तेमाल करके उस चिड़िया को उस ईबर्ड ऐप में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मर्लिन की साउंड आईडी भी है। अगर आपको कोई चिड़िया की आवाज आती है जो आपने पहचानने में आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप उस चिड़िया, जहां से भी आपको आवाज आ रही है, वो डायरेक्शन पे अपना फोन रखिए, फोन हाथ में लेकर रखिए और साउंड आईडी पे क्लिक कीजिए, तो ऐप वो कॉल सुनेगा और आपको और कोशिश करेगा आपको बताने के लिए कि कौन सी चिड़िया आपके आसपास गा रही है। लेकिन अगेन, ये जो फोटो आईडी है या साउंड आईडी है, स्टेप बाय स्टेप आईडी है, ये सब जो है ये एआई के बनाए हुए हैं। ये जितने भी बर्ड वॉचर्स, हमारे जैसे जितने भी बर्ड वॉचर्स जिन्होंने हमारी पक्षी की सूचियां, पक्षी की फोटो, पक्षी की कॉल जो ईबर्ड पे डाली है, उसी लाइब्रेरी से लेकर ये ऐप ने हमारे लिए है, नए बर्ड वॉचर्स को लिए ये प्रोसेस तैयार किया है कि हम इजीली बर्ड्स को किस तरह से आईडी कर सकते हैं। तो ये 100% हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी ऐप के पास इतनी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो कभी कभी ऐप गलत भी दिखाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब आप साउंड आईडी पे क्लिक करते हो और साउंड रिकॉर्ड करते हो, उस पे जब भी वो बताते हैं कि ये कॉमन मैना है या ये हाउस स्पैरो का कॉल है, आप एक बार जो दूसरे बर्ड वॉचर्स है, एक्सपीरियंस बर्ड वॉचर्स के साथ एक बार डबल चेक कर ले कि ये कॉल यही बर्ड का है कि नहीं। आप उनको कॉल भेज सकते हैं, या आप ये जो ग्रुप हमने तैयार किया है हरेली बर्ड काउंट, उसमें भी कॉल ऐड करके पूछ सकते हैं कि ये कौन सी चिड़िया है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो पूछना हमेशा सही है, लेकिन गलत डेटा हम ईबर्ड में नहीं डालेंगे। तो अब मान लीजिए हमने एक बर्ड जो आइडेंटिफाई की थी, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने मैप में, मैं बैंगलोर रहती हूँ इसलिए मुझे पहला ऑप्शन बैंगलोर बताता है, पर अगर आप जहाँ पे भी रहते हो वो क्षेत्र आपको दिखाएगा ऐप। और आज की तारीख, अब हम कोई और चिड़िया लेते हैं। मेरी जो चिड़िया है वो उसमें हरा भी है, पीला भी है, लाल भी है, और वो गोरैया से थोड़ी बड़ी है और मैना से छोटी है। हरा है, पीला है और लाल भी है, और मान लीजिए वो भी पेड़ पे थी। ये मेरी चिड़िया है कॉपर स्मिथ बारबेट, इसके बारे में सब जानकारी भी है। और अगर ऐप के सेटिंग्स में, अगर आप हिंदी की भी लैंग्वेज है, अगर ऐप के सेटिंग्स में आप लैंग्वेज चेंज करके हिंदी करते हैं, तो आपको ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हिंदी में आ जाएगी। तो काफी लोग हैं, जैसे हकीम है, काफी और भी बर्ड वॉचर्स है, इन्होंने बहुत मेहनत करके मर्लिन के 300 बर्ड्स हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं हम सारे लोगों को ये आसान करने के लिए। तो हिंदी में भी आप उसकी जानकारी क्लिक कर सकते हैं और फिर उसकी कॉल को भी सुन सकते हैं। यहाँ पे उसके सारे कॉल्स भी है। पता नहीं, शायद अभी इसमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने हेडफोन्स यूज किया है, पर ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
और बच्चों को भी बहुत मजा आता है जब आप, अगर आपके फैमिली के साथ बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं और आपने सिर्फ मर्लिन डाउनलोड करके, कोई चिड़िया गा रही है उसको मर्लिन से रिकॉर्ड किया, फिर मर्लिन ने आपको बताया कि ये बुलबुल है, फिर आप उस बुलबुल पे क्लिक करोगे, वो आपको जानकारी देगा, उसकी और भी आवाजें सुनाएगा, उसकी अलग अलग फोटो दिखाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत मजा आती है करने के लिए, भले आप बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो। ओके, तो हमने एक कॉपर स्मिथ बारबेट देख ली। अब हमको ईबर्ड में डालना है। किस तरह से डालेंगे? आप मर्लिन और ईबर्ड दोनों को एक साथ स्टार्ट कीजिए। ये हमारा ईबर्ड ऐप है। तो ईबर्ड जो ऐप है ये हमारी डायरी है, जहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी चिड़िया देखी, कहाँ देखी, क्या कर रही थी, अगर वो लिखना हो तो पहले हम जब नोटबुक में एंट्री करते थे हमको तारीख, डेट, सब कुछ लिखना पड़ता था, कितने कितने मीलों तक चले, कब लिस्ट चालू की, कब लिस्ट खत्म की, ये सब लिखते थे। लेकिन अभी ऐप में ये सब कुछ आ गया है। ये आपका जीपीएस लोकेशन लेता है और जीपीएस लोकेशन लेने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली डेट, टाइम और आप ये जो रिकॉर्ड ट्रैक ऑप्शन आप देख रहे हैं, आप कहाँ पे बर्डिंग कर रहे हैं उसको भी ट्रेस, आपके रूट को वो ट्रेस करता है, उसकी एक कॉपी बनाता है। तो अभी हम मर्लिन ऐप, ईबर्ड ऐप यूज करना शुरू करेंगे। उससे पहले ईबर्ड ऐप में भी अगर आपके पास मर्लिन का जो यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने तैयार किया था, उसी यूजर नेम और पासवर्ड आप ईबर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐप कॉर्नेल ने बनाए हुए हैं। तो आप कॉर्नेल के कोई भी प्रोडक्ट में सेम यूजर नेम और पासवर्ड यूज कर सकते हैं। यूजर नेम, ये मेरा ऊपर जो है सेटिंग्स में ये यूजर नेम है और इसमें भी पैक्स है। पैक्स यानी अगेन अलग अलग राज्य के अलग अलग पैक है। अगर आप तमिलनाडु में बर्डिंग के लिए जा रहे हैं और आपको ईबर्ड यूज करना है तो तमिलनाडु का पैक आपको डाउनलोड करना है। अगर आप छत्तीसगढ़ में हो, फर्स्ट टाइम आपने ईबर्ड यूज किया हो, तो आपको फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ का पैक डाउनलोड करना है। अगेन ये पैक इसीलिए है कि जब भी आप बर्डिंग कर रहे हो उस क्षेत्र में और वहां अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो, लेकिन अगर पैक इंस्टॉल हो, तो वो आपको चिड़िया उस समय पे उस जगह पे जो संभावित चिड़िया होनी चाहिए उसकी एक सूची दिखाएगा। ये कॉमन नेम है। लैंग्वेज को आप इंग्लिश इंडिया में रखना। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप ऐप यूज कर रहे हो तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स होगा, तो उसको चेंज करके आप इंडिया में रखना। स्पीशीज नेम में आप कॉमन नेम रखना, यानी जब भी वो आपको पक्षियों की सूची दिखाएगा, हम आगे जाके देखेंगे, तो आपको सिर्फ उसका पक्षी का सामान्य नेम लिखेगा। उसके बाद शो डिस्टेंस, किलोमीटर्स, बिकॉज भारत में हम किलोमीटर्स यूज कर रहे हैं तो हम किलोमीटर्स पे रखेंगे, और एरिया एकर्स में होगा। तो ये जो सब एक टाइम पे आपको सेटिंग चेंज करनी है, इसके लिए वीडियोस भी है, तो अगर आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो का लिंक भी शेयर करेंगे। तो ये सब हो गया हमारा। अब ये कोशिश रहेगा कि हम पक्षियों की सूची बनाएं। अब ये ध्यान रखिए कि ये जो स्टार्ट चेकलिस्ट पे हम जब हम ये पे क्लिक करेंगे ना, स्टार्ट चेकलिस्ट, ये आप घर से ना स्टार्ट करें। आप जब भी जहां पे भी बर्डिंग करना शुरू करेंगे तभी आप ये स्टार्ट चेकलिस्ट को क्लिक करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने स्टार्ट चेकलिस्ट घर से चालू किए, फिर गाड़ी लेकर या पैदल चलकर पास वाले पार्क में गए और फिर आपने चिड़ियों का एंट्री करना शुरू किया। ऐसे नहीं करना। अगर आप बालकनी से बर्डिंग चालू कर रहे हो तो वहां पे आप स्टार्ट चेकलिस्ट क्लिक करना, और जब आप जो जगह पे बर्डिंग करने वाले हो वहां पहुंचकर स्टार्ट चेकलिस्ट पे क्लिक करना। और जीपीएस लोकेशन आपकी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने ऐप स्टार्ट किया, ये पक्षियों की मुझे एक सूची मिल रही है। यहाँ पे ऊपर एक ऑटोमेटिकली टाइमर चालू हुआ और ऊपर जो है ऑटो सेलेक्टेड, इसका मतलब ऐप ने ऑटोमेटिक आपकी लोकेशन ले ली है, वहां का जीपीएस ले लिया है। अच्छा, मुझे जो पक्षियों की सूची बता रहा है ना, ये बैंगलोर में हूँ, इसीलिए मुझे ये बैंगलोर में मिलने वाले बर्ड्स की सूची बता रहा है। आप जहां कहीं पे भी हो, आपको ये अलग सी लिस्ट दिखेगी। हो सकता है आप
आपके लिस्ट में आपको स्पॉटेड डव ना दिखे या आपके लिस्ट में लिटिल स्विफ्ट ना दिखे, आपकी और मेरी सूची हो सकता है अलग हो, उसमें कोई बात नहीं। तो हमने मर्लिन से 2 चिड़िया आइडेंटिफाई की थी। एक जो था हमारा रोज रिंग पैराकीट, जो तोता हम जिसको बोलते हैं हीरामन तोता, तो हम उसका काउंट लिखेंगे 1। और पैराकीट जैसे ही हमने टाइप किया वो ऐप मुझे उस नाम पे दिखाता है और मुझे सिर्फ उस पे क्लिक करना है, तो वो गिनती भी हो गई उसकी और ये भी आ गई। अब मुझे आगे चलकर और भी 5 अलग तोते दिखे, रोज रिंग पैराकीट और 5 दिखे, तो मुझे या तो मैं यहीं पे चेंज कर सकती हूँ या तो फिर मैं ऊपर डायरेक्टली 5 और पैरा लिखूंगी तो आ जाएगा। हमने एक कॉपर स्मिथ बारबेट भी देखी, तो यहाँ पे 1, और या तो मैं कॉपर भी डालूं या बारबेट भी डालूं तो वो नाम आ जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने कहा अगर आपको नहीं पता उस चिड़िया का नाम, तो मर्लिन पे आप आईडी कीजिए उस चिड़िया को और फिर ऐप पे आइए, उस चिड़िया को कुछ अक्षर ही उस चिड़िया के अगर आप जैसे ही आप डालोगे ना तो ऐप आपको दिखाएगा। कोशिश कीजिए कि आप हर चिड़िया को गिने, और गिनती अच्छी होती है बिकॉज तभी हमको पता चलेगा कि कौन सी चिड़िया कौन सी संख्या में दिखती है। और इसी तरह से आप इस पे लिस्ट डालते जाइए। अगर आपने 5 कौवे देखे तो 5 हाउस क्रो। अच्छा, अभी क्रो में 2 प्रजाति है, जैसे कि क्रो डाला मैंने, अब मुझे यहाँ पे 2 क्रो दिखाता है, हाउस क्रो और लार्ज बिल क्रो। लेकिन अगर हम नए बर्डर्स है, हमको पता नहीं कि कौन सा कौवा हमने देखा, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी मर्लिन आ गया है। तो मर्लिन पे आप चेक कीजिए, ये जो हाउस क्रो है ये पूरा काला नहीं है, इसके गले में ग्रे है। तो क्या हमने ये देखा? मैंने जो क्रो देखा वो पूरी तरह से काला था, गले में भी काला था। तो चलिए दूसरा क्रो देखते हैं। फिर से हम ईबर्ड पे जाएंगे, इसको बंद कर देंगे और इसकी संख्या हटा देंगे डिलीट करके, और लार्ज बिल क्रो में जाएंगे और मर्लिन में देखते हैं। तो ये पूरी तरह का काला कौवा है। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपको प्रजाति में आपको पता है कि वो तोता है, लेकिन तोते में भी 2-3 प्रजाति है, कौन सी आपको डालनी है वो चेक करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली मर्लिन में जा सकते हैं। तो अगर मैंने 2 लार्ज बिल क्रो देखे तो 2 डाल दूंगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम चिड़िया डालते जाएंगे, और जैसे ही जब भी हमारी बर्डिंग खत्म हो जाती है तो हम यहाँ पे स्टॉप चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन एक बार स्टॉप करने से पहले एक बार अपने आप को भी पूछ लीजिए, आपकी पक्की तरह से बर्डिंग खत्म हुई है और आप और बर्डिंग नहीं करने वाले। जब आप इस बात पे श्योर हो तब आप स्टॉप चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्टॉप पे क्लिक किया, ईबर्ड भी आपसे एक बार कंफर्म करना चाहता है कि आपने बर्डिंग हो चुकी है कि नहीं। और स्टॉप ट्रैक मतलब जैसे ही आपने ऐप स्टार्ट किया था तो ऐप आपका जीपीएस लोकेशन लेकर आपका रूट ट्रेस कर रहा था। जैसे ही हम स्टॉप ट्रैक करेंगे तो वो रूट ट्रेस करना बंद करेगा। तो स्टॉप हो गया। अब ऊपर तारीख टाइम तो है ही, लोकेशन पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 चीज है, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी और इंसिडेंटल। हम सिर्फ ट्रैवलिंग, स्टेशनरी और इंसिडेंटल ही यूज करते हैं और कुछ भी यूज नहीं करते, तो ऊपर के 3 ऑप्शन ही यूज करते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है जब आप कहीं नहीं घूमे, एक ही जगह पे रहकर बर्डिंग की। अगर आपने आपके टेरेस से या आपके आंगन से होकर बर्डिंग की है, ज्यादा आप ट्रैवल नहीं किया, तो स्टेशनरी ही चुनना है। एक्चुअली ऐप आपका मूवमेंट देकर अपने आप डिसाइड करेगा कि स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग है। और ट्रैवलिंग का मतलब है कि आप चलकर या आप पैदल चलकर, आप किसी ट्रेल पे चलकर आपने बर्डिंग की, तो ऐप अपने आप ट्रैवलिंग ले लेता है।
इंसिडेंटल हम बहुत कम यूज कर सकते हैं। इंसिडेंटल का मतलब है आपका जो आपका फोकस बर्ड वॉचिंग पे नहीं था। जैसे मैं किचन में खाना बना रही थी और मैंने सडनली एक उल्लू की आवाज सुनी, तो मुझे ऐप में डालना है, तो मैंने इंसिडेंटल लिस्ट तैयार की। मैंने फटाफट ऐप खोला, उल्लू का नाम डाला और लिस्ट को मैंने सबमिट कर दिया। तो इंसिडेंटल तभी करना है जब बर्डिंग आप नहीं कर रहे थे, पर अचानक से कोई बर्ड की आवाज सुन ली या कोई बर्ड देख ली और आपको वो रिकॉर्ड करना हो। ट्रैवलिंग और स्टेशनरी हम यूज करेंगे हरेली बर्ड काउंट के लिए, इंसिडेंटल नहीं यूज करेंगे। 4 मिनट की बर्डिंग थी जो ऐप ने ऑलरेडी कर लिया है। अगर ये ट्रैवलिंग होता तो ऐप अपना किलोमीटर भी अपने आप ले लेता। अब सपोज आप 2-3 बर्ड वॉचर्स साथ में बर्डिंग कर रहे हो, अगर ऐसा है पे ऑब्जर्वर यानी बर्ड वॉचर्स की संख्या बढ़ेंगे। मेरे साथ 2 और बर्डर्स बर्ड कर रहे थे, हम टोटल 3 लोग थे। जैसे ही मैंने यहाँ पे बर्ड वॉचर्स की संख्या बढ़ाई, यहाँ पे शेयर चेकलिस्ट का ऑप्शन आ गया और शेयर चेकलिस्ट पे मुझे यूजर नेम डालना है। तो अगर मुझे पता है कि वो मेरे साथ बर्डर्स कौन थे, तो मैं उनका यूजर नेम डालूंगी। एक यूजर नेम डालने के बाद फोन पे एंटर बटन जरूर क्लिक करना, नहीं तो वो यहाँ पे आएगा नहीं। तो मैंने एक बर्ड वॉचर का नाम डाल दिया जो मेरे साथ थे। अब हम दूसरे बर्ड वॉचर का भी नाम जो मेरे साथ बर्डिंग कर रहे थे उनका भी ईबर्ड आईडी डालकर फिर से मैं एंटर पे क्लिक करती हूँ। अब 2 बर्डर्स हो गए और मैंने डन किया। तो इसका ये फायदा है, जब आप ग्रुप में बर्डिंग कर रहे हो तो हर लोगों को एक लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। एक जन लिस्ट बनाएगा और वो बर्ड वॉचर दूसरे जो ग्रुप में और लोग थे उनके साथ वो लिस्ट शेयर करेंगे, तो वो लिस्ट की कॉपी उनके ईबर्ड अकाउंट में भी आ जाएगी। इससे डुप्लीकेट एंट्री कम होती है। अगर सभी लोग लिस्ट बनाने लगे तो सेम डेटा डुप्लीकेट होता है, जो किसी के भी फायदा नहीं रहता। इसीलिए ग्रुप में जब बर्डिंग कर रहे हो तो एक जना लिस्ट बनाएगा और दूसरे बर्ड वॉचर्स के साथ शेयर करेगा। अच्छा, लिस्ट शेयर करने के बाद आपका काम हो गया। अब जो बर्ड वॉचर्स आपके साथ है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने ईबर्ड अकाउंट में जाकर लिस्ट को एक्सेप्ट करे, या उनको ईमेल आया होगा कि फलाना फलाना बर्डर ने आपके साथ लिस्ट शेयर की है, आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अगर आपके साथी बर्ड वॉचर्स लिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो आपने जो चेकलिस्ट उनके साथ शेयर की है वो उनके अकाउंट में नहीं आएगी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लिस्ट शेयर करें उनके ईबर्ड आईडी से, और जो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने अकाउंट में जाकर ये लिस्ट को एक्सेप्ट करें। तो ये हो गया। अब है, आर यू सबमिटिंग अ कंप्लीट चेकलिस्ट ऑफ द बर्ड्स यू वर एबल टू आइडेंटिफाई? क्या आप एक पूर्ण चेकलिस्ट सबमिट कर रहे हैं जो भी बर्ड्स आपने देखे और जिसको आपने आइडेंटिफाई किया? तो इसमें 2 ऑप्शन है, यस और नो। यस का मतलब ये है कि आपने आपकी पूरी कोशिश लगाई, जो भी आपके अनुभव और आपके स्किल्स के हिसाब से आपने जो भी चिड़िया पहचानी उसकी गणना की, जिसमें कौवा, मैना, कबूतर, गोरैया, ये सारी कॉमन बर्ड्स भी आपने देखी और आपने लिस्ट में डाली, तो एक पूर्ण चेकलिस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी के शौकीन है और आप सिर्फ फोटो लेने गए, आपको सिर्फ बाज की फोटो लेनी है, आपको सिर्फ कुछ कुछ चिड़ियों की फोटो लेनी है और आप उसी पे ध्यान रखें, और आपने जो आसपास जो कॉमन बर्ड्स थी, मैना, कबूतर, इनको आपके लिस्ट में नहीं जोड़ा, तो वो एक इनकम्प्लीट लिस्ट रहेगी और तभी नो करना है। हम कोशिश करते हैं कि जैसे बर्ड काउंट्स होते हैं या बर्ड सर्वेस होते हैं कि लिस्ट हम कंप्लीट रखें, जहाँ पे हम सारी चिड़िया जो हम हमारे आसपास है, जो हम अपने एबिलिटी से पहचान सके, अपनी क्षमता से जो भी चिड़िया हम पहचान सके, हम उसको इस लिस्ट में डालेंगे उसके काउंट के साथ और यस कर देंगे। यहाँ पे अगर आपको कुछ कमेंट्स डाल करना है, जैसे कि मौसम अच्छा था, या बर्ड वॉचिंग करते करते आपने एक धामन सांप देख लिया,
ऐसा कुछ भी आपको कमेंट डालना था, या बहुत बारिश हो रही थी फिर भी आपने बर्डिंग की, तो ये सारे कमेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और डन कर सकते हैं आप। इतना तक सबको, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ इस लिस्ट को लेकर या इस ऐप को लेकर अभी कुछ क्वेश्चंस है तो हम 2 मिनट में आगे बढ़ने से पहले 2 मिनट में आंसर कर सकते हैं। या चंचल हैज आस्क्ड चैट में कि अगर हम चेकलिस्ट बना रहे हो और बर्डिंग के टाइम में कुछ स्पीशीज इनफ्रीक्वेंट दिखाता है और उसका काउंट ज्यादा है तब वार्निंग आती है, तो क्या करना है? एंड इन कंटिन्यूएशन शी हैज आस्क्ड अनदर क्वेश्चन कि अगर कोई स्पीशीज दिख रही है और वो रेयर दिखा रहा है तो क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं भूल गई थी ये इस टॉपिक को बताने, तो एक बार मैं बैक पे जाती हूँ। तो अगर कुछ कुछ जो स्पीशीज है, 1 मिनट मुझे, हाँ, कुछ कुछ जो प्रजातियां हैं उसके नाम के आगे एक चिन्ह दिख रहा है आपको, गोल कलर का चिन्ह, केसरी कलर का। तो जब ऐसा चिन्ह आता है, सॉरी, तो इसका मतलब है कि वो चिड़िया का वहां पे थोड़ा सा मुश्किल है मिलना। हो सकता है कि वहां पे पहले से इतना ईबर्ड डेटा नहीं है, इसीलिए वो हमको ये चिन्ह बता रहा है कि वो चिड़िया वहां पे मुश्किल से मिल सकती है, पर मिलने के चांस है। पर कोई बात नहीं, अगर आपने देखा और आप कॉन्फिडेंट है तो आप इस पे अपना संख्या डाल सकते हैं, जितनी भी संख्या में आपने उस प्रजाति को देखी। इसके अलावा और भी चिन्ह है, तो कोशिश करते हैं उस चिन्ह के बाद। हाँ, एक जो चिन्ह है ये मरून, और ऊपर लिखा है अनरिपोर्टेड एंड नॉन स्पीशीज, मतलब जो पूरी प्रजाति नहीं है, जैसे कि पालतू बतख। पालतू बतख एक जंगली प्रजाति नहीं है। और ये नॉब-बिल डक, नॉब-बिल डक के आगे ये नकटा है, नॉब-बिल डक, तो नकटा के आगे एक मरून कलर का चिन्ह है। इसका मतलब इसकी ज्यादा रिपोर्टिंग ईबर्ड पे नहीं हुई है। और जब भी आपको ये चिन्ह आता है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ही बढ़िया प्रजाति, बहुत ही बढ़िया बर्ड देखी है। और आपको इसमें कुछ नोट्स लिखने पड़ेंगे। तो अगर आपने एक देखा तो आप इस पे लिख सकते हैं कि जैसे हमने मर्लिन में सोचा था ना, देखा था ना कौन सी साइज की है, तो आप बोल सकते हैं कि चील के साइज की बर्ड थी, पानी के पास थी, सफेद काला कलर था, चोंच पे एक जो भी है एक नॉब जैसा था, पंख पे ये था। तो जितनी आप जानकारी देंगे उतना ही ऐप के लिए ये और ईबर्ड बर्ड के जानकारी के लिए अच्छा होगा। यानी आज से 20-30 साल के बाद, या आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, जब आप और हम नहीं रहेंगे, हमारा डेटा फिर भी ईबर्ड पे रहेगा। और हमारा डेटा आगे जो नए बर्ड वॉचर्स है या आगे जो रिसर्चर्स है उनको पता चलेगा कि ये सच में आपने नॉब-बिल देखी है, आपने इतनी फोटो डाली है या आपने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है, वो ये डेटा पे विश्वास करेंगे। तो प्लीज जब भी आपको ऐसा चिन्ह दिखता है या रेयर करके एक आता है, तो आप उस पे इंफॉर्मेशन जरूर डालें। अगर आपके पास कैमरा है तो आप फोटो भी ले सकते हैं, और फोटो आप बाद में भी जाकर आपके लिस्ट में डाल सकते हैं। और वो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है। आप आपके ईबर्ड चेकलिस्ट में फोटो और साउंड कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है। या अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हकीम है, मैं हूँ, मोहित जी है, कोई भी है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें ये। और कभी कभी आपको बहुत सारी, जैसे शाम के समय में काफी सारी मैना रूस्ट के लिए आ जाती है, शाम ढलते वक्त बहुत सारी बर्ड्स इकट्ठा होती है और सोने चली जाती है। या तो फिर आप बीच पे वॉक कर रहे हो, पानी के किनारे वॉक कर रहे हो, बहुत बड़ी झुंड में बतख आपको दिखते हैं, तो काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए काउंट करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे आप अगेन फोटो लेंगे तो अच्छा रहेगा, फोटो से फिर हम काउंटिंग कर सकते हैं। नहीं तो अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा कि बड़े झुंड में होने वाले पक्षी को कौन से तरीके से गिन सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं
जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे कि बड़ी झुंड वाले पक्षियों को किस तरह से गणना चाहिए, पर उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो ये था आंसर। अभी हम ये लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। तो हमने 3-4 प्रजाति देखी, सबके बारे में यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम थोड़ा इंफॉर्मेशन डालेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड, साइज ऑफ अ काइट, नियर वाटर बॉडी, ब्लैक ऑन द बीक, ऐसे करके और डन कर देंगे। अब हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो है ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया, जैसे ही आपने ऐप स्टार्ट किया, ऐप ने आपका ऑलरेडी जीपीएस लोकेशन ले लिया। तो जैसे ही आप लोकेशन पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले रेकमेंडेड में बताएगा ये बेंगलुरु कर्नाटका, और जो ब्रैकेट में दिया है, ठीक है, ये ऐसे छोटा सा ग्रीन कलर का गुब्बारा है और उसके नीचे सबसे पहला ऑप्शन है आप जो ऐप ने ऑटोमेटिक लोकेशन दिया है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाता है जहां पे गुब्बारा है और उसके अंदर एक मशाल सी बनी हुई है, ये है एक हॉटस्पॉट, बर्डिंग हॉटस्पॉट। ये जो है ये बर्ड वॉचर्स ने बनाए हुए लोकेशन है जहां पे बहुत सारी बर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको ऐप में दो सुझाव हो सकता है। आपके आसपास कोई बर्डिंग लोकेशन नहीं हो तो कुछ भी नहीं आएगा। हो सकता है आपको एक हॉटस्पॉट आएगा जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है या 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो इतनी दूर का हमको हॉटस्पॉट नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग पहली बार ईबर्ड यूज कर रहे हो तो हॉटस्पॉट भूल जाइए, जो भी सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है उसी को चुनिए और यूज दिस लोकेशन। अगर आप लोग पहली बार ईबर्ड यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप किसी इसमें कंफ्यूज ना होइए और जो भी ऐप ने ऑटोमेटिक लोकेशन लिया है उसी को चूज कीजिए। तो भी आपका लोकेशन हो गया, आपने लिस्ट शेयर कर ली, आपकी लिस्ट स्टेशनरी थी बिकॉज आप एक ही जगह पे रहकर बर्डिंग की, और आपने आपकी लिस्ट भी चेक कर ली, नोट्स भी डाल दिए रेयर बर्ड्स के लिए, और आपने कमेंट्स भी डाल दिए चेकलिस्ट पे। अब आपको सबमिट करना है। क्योंकि लिए ये टेस्ट लिस्ट है, मैं ये सबमिट नहीं करूंगी, मैं इसको बंद कर दूंगी। अच्छा, लोकेशन आप तभी चूज कर सकते हैं जब आपके पास इंटरनेट हो। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपको ये लोकेशन नहीं दिखाएगा। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लिस्ट को बंद कर दीजिए। लिस्ट को बंद करने से ये लिस्ट आपके ऐप में सेव हो गई है। जब भी आप घर आएंगे या जब भी आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे इंटरनेट है, तब आप फिर से चेकलिस्ट जो है नीचे, ये जो चेकलिस्ट है वहां पे क्लिक करेंगे तो नॉट सबमिटेड, यानी जो चेकलिस्ट आपने सबमिट नहीं की आपके ऐप पे सेव हुई है वो सारी लिस्ट आपको दिखाएगा। और तभी आप लिस्ट को खोल कर इसको लोकेशन चूज करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो लोकेशन के लिए चूज करने के लिए और लिस्ट को सबमिट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है, उसके अलावा इंटरनेट की जरूरत नहीं है। और आप जितनी चाहे लिस्ट चाहिए तो बना सकते हैं, और जब भी आपको इंटरनेट मिले आप वो सारी लिस्ट को एक साथ सबमिट कर सकते हैं। इस जो काउंट है, कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 15 मिनट की पूर्ण चेकलिस्ट कंप्लीट लिस्ट बनाएं। 15 मिनट से ज्यादा होगी तो भी चलेगी, लेकिन 15 मिनट से कम की लिस्ट ना बनाएं। तो ये था हमारा ईबर्ड ऐप। अगेन मैं सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हरेली बर्ड काउंट 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि कल आप 2-3 बार एटलीस्ट 5 मिनट के लिए भी बर्डिंग करें अपने घर से या घर के आसपास से, और ये दोनों ऐप से फेमिलियर होए। क्योंकि लिए अगर आपको जो भी कोई दिक्कत आई या कोई डिफिकल्टी फेस हुई तो कल हमारे पास पूरा दिन है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए कि क्या दिक्कत आ रही है। तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए, और मॉर्लिन का जो पैक इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा डेटा लगता है तो आपके फोन में वो जगह होनी चाहिए। तो कोशिश कीजिए डाउनलोड करने से पहले आपके फोन पे कितनी जगह है और मॉर्लिन का पैक कितना लगेगा, ये कैलकुलेशन आप जरूर करना। और पैक थोड़ा डाउनलोड होने के लिए टाइम लगेगा मॉर्लिन का, ईबर्ड का तो तुरंत हो जाएगा। तो मॉर्लिन का
बर्ड पैक इंस्टॉल होने के लिए टाइम लगेगा, तो एक अच्छे इंटरनेट पे रहना, पैक को इंस्टॉल करने के लिए रखकर आप अपना खाना वाना खा लेना, जब तक 10-15 मिनट में वो पैक इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं ये भी बताती कि चेकलिस्ट सबमिट करने के बाद हम उसको किस तरह से देख सकते हैं, पर शायद हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये शायद बाद में भी करेंगे। करेक्ट आदित्य? Yes, maybe we can take one or two questions. Yes. एक तो जो अनुराग जी का आया है कि मैं उसको शॉर्ट में अगर बताऊं कि जो सिटीजन साइंस डेटा है ये जो हम ई बर्ड में अपलोड कर रहे हैं, हाउ इट विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ बर्ड। आपका म्यूट में। हाँ, very good question. Let me just log out and start Okay. log in from my laptop so I Yeah. can show them. सो मीनवाइल अगर आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में पूछ सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। विल बी टेकिंग जस्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड क्लोजिंग। वी आर ऑलरेडी रनिंग 10 minutes मोर। 7:30 बजे वी हैव टू एंड, बट थैंक यू। ऑलमोस्ट 50 पीपल आर कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप जुड़े हुए हैं, विच इज़ ग्रेट। सो एज सून एज शी ज्वाइंस विल कनेक्ट अगेन। आई she'll share. Just give her a minute. Aditya, can you make me co-host, please? Yeah, is done. It's done. Okay. Yeah. Yeah, let me know if you can see my screen. It is beginning. Yeah, now we can see Okay. statebirdsofIndia.in. Yeah. ओके, सो सिटीजन साइंस बर्ड वॉचर्स के वजह से भारत में एक रिपोर्ट तैयार की थी 2023 में, जिसको स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स बोलते हैं। और ये रिपोर्ट सिटीजन साइंस बर्ड वॉचर्स के 30,000 बर्ड वॉचर्स भारत के, जिन्होंने ई बर्ड प्लेटफॉर्म पे अपनी बर्ड सूचियां डाली थी, उनकी वजह से ये रिपोर्ट तैयार हुई है। और इस रिपोर्ट में ऑलमोस्ट 930 या 940 स्पीशीज की जानकारी है कि कौन सी प्रजाति किस तरह के खतरे में या सेफ है या नहीं है। तो ये रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक एक छोटी सी फिल्म है, अगर आप नीचे जाओगे तो एक फिल्म है जो आपको इस रिपोर्ट की एक सारांश देगा कि वो रिपोर्ट क्या है। स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स की एक फिल्म है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तमिल में है, उड़िया में है, अलग अलग लैंग्वेज में ये फिल्म बनी है। इसको आप जरूर देखिए। और यही नहीं कि जब भी ऐसा भी हुआ है कि काफी जगह पे जैसे कोई बर्ड सेंचुरी है, वहां पे कोई माइन ओपन होने का प्लान आया है या कोई डैम बनने का प्लान आया है, तो और वहां के जो सिटीजन्स है वो उन्होंने वो स्टेक होल्डर्स के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज है जो रेयर है या जो यहाँ पे रहती है। तो ये सारा जो डेटा है, ये सिटीजन साइंस का डेटा ये यूज करके ये अपने जो केस को मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आपने सुना रहेगा, महाराष्ट्र में सेव आरे करके एक फॉरेस्ट है, वहां के लोगों ने वो फॉरेस्ट को कट कट करके फिल्म सिटी बनाने वाले थे, और वहां के सारे सिटीजन्स ने मिलकर ईबर्ड का डेटा है, आइनाचुलिस का डेटा है, वो सारा एविडेंस लेकर बताया कि इस जगह पे इतनी सारी प्रजातियां मिलती है और आप इसको काट नहीं सकते। तो सिटीजन साइंस डेटा बहुत 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 पावरफुल है। वो डायरेक्टली एक्शन आपको नहीं देगा, लेकिन कोई भी ऐसे केस को स्ट्रांग बनाने के लिए ये डेटा काम आता है। और आदित्य, एक और रिक्वेस्ट, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, पर अगर किसी को ऐप या हरेली बर्ड काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम पहले लेंगे, उसके बाद कोई और भी क्वेश्चंस है तो उसको हम
टैकल कर सकते हैं। Yeah. So Parul has asked one question कि सो हरेली बर्ड काउंट जो है जो वो चेकलिस्ट बनाएंगे तो उसको शेयर हम तक कैसे करेंगे? ओ वो मैंने बताया था राइट, शेयर कैसे करना है। You shared कि how to share but how to share with the team. ओ ओके ओके, नहीं आपको नहीं करना है बिकॉज, एक मिनट, सो 13 से 16 तारीख के बीच में जितने भी चेकलिस्ट आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली हरेली बर्ड काउंट में शामिल हो जाएगी। तो आपको अलग से शेयर नहीं करना। जो लोग छत्तीसगढ़ से बाहर से बर्डिंग कर रहे हैं उनको ही लिस्ट हरेली बर्ड काउंट का एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट किया है उसके साथ शेयर करनी है। पर अगर आप छत्तीसगढ़ से कहीं से भी बर्डिंग कर रहे हो तो आपको लिस्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है। हरेली बर्ड काउंट से शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके साथ जो बर्डर्स है उनके साथ शेयर कीजिए। So there was another question in क्या in we received in forms that if we find any kind of bird जो कि मर्लिन में या फिर ई बर्ड में हमको दिख नहीं रही है बट हमने कुछ खोजा है तो उसको कैसे रिपोर्ट करें? अगर साउंड सुन रहे हो और उस आपको चिड़िया की साउंड आ रही है लेकिन पता नहीं वो क्या है, तो मर्लिन साउंड आईडी पे ही रिकॉर्ड हो जाता है वो साउंड। तो वो साउंड सेव हो जाएगा आपके ऐप में और आप व्हाट्सएप से हमारे साथ शेयर करके अगर रिकॉर्डिंग क्लियर है तो हम उसकी आईडी कर सकते हैं। अगर आपने चिड़िया देखी पर आप पहचान नहीं पाए तो या तो आप ऐप यूज कीजिए या तो जैसे मैंने कहा ना, हमेशा जितने भी लोग हैं ना, ये ऐप वगैरह बहुत अच्छे और काम की चीज है लेकिन कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो हमेशा अपने साथ एक छोटी डायरी और पेन हमेशा रखना। और जैसे मैंने एक डायरी का पहले एक फोटो दिखाया ना, आप साइज कलर फटाफट आप लिख भी सकते हैं और बाद में आप चिड़ियों की कोई किताब है या मर्लिन ऐप में भी आप ढूंढ सकते हैं। या अनदर क्वेश्चन चैट में है कि हाउ टू अपलोड फोटोज। उसके लिए वीडियो है तो हम वो वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। ओके, सो इज देयर एनी क्वेश्चन? पार्टिसिपेंट्स से अगर कोई पूछना चाहता है वो हैंड रेस कर सकते हैं या माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ऐप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या इवेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ओनली रिलेटेड टू द इवेंट एंड बोथ एप्स। आप चैट पे भी पूछ सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। So I think we are done and we are also 20 minutes. Okay, somebody has asked Google login Google से करें या फिर ईमेल से? अगर आपने एक बार चेकलिस्ट सबमिट कर ली है, अगर आपको उसमें फोटो डालने हैं या आपको जानना है आपकी लिस्ट कैसी है, तो आप ई बर्ड के वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ एक। कैन यू सी द वेबसाइट? या ठीक है, तो ये जो है ई बर्ड के वेबसाइट पे जाकर सेम आपका आपने जो ऐप में यूजर नेम और पासवर्ड डाला है उसी से आपको साइन इन we करना we है। we are able to see the different screen. ओह सॉरी, Yeah. दिस वन। Yeah, now we can see but yes. ओके, सो ईबर्ड में जाकर आपको साइन इन करना है अपने यूजर नेम और पासवर्ड। फर्स्ट पेज में आपने कितनी बर्डिंग की है, अगर आप फर्स्ट टाइम आपने अगर एक चेकलिस्ट सबमिट किया है तो यहाँ पे 1 दिखेगा। ये मैं 2013 से या 2005 की भी कुछ नोटबुक की लिस्ट डाली है तो इतनी सारी लिस्ट बता रहा है। अब माई ईबर्ड पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मैनेज माई चेकलिस्ट, इस पे क्लिक करने से आपने अब तक जितनी भी चेकलिस्ट ऐप के जरिए जो डाली है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप कोई भी चेकलिस्ट खोलकर उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट स्पीशीज पे अगर आप कोई
प्रजाति भूल गए हैं तो बाद में याद आई तो इसमें डाल सकते हैं, लोकेशन, डेट, सब कुछ एडिट कर सकते हैं। ऐड मीडिया पे जाकर आप फोटोज डाल सकते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स डाल कर सकते हैं। तो अगर आपने तभी चेकलिस्ट सबमिट कर ली लेकिन आप शेयर करना भूल गए तो फिर आपको यहाँ पे आकर शेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। अच्छा, ये जो मैं ट्रैक बता रही थी कि हमारे ऐप में रिकॉर्ड ट्रैक बटन ऑन होता है तो जीपीएस हमारा मैप, हमारा जो जहाँ जहाँ चले हैं वो रूट को मैप करता है। लेकिन ये जो है ना, सिर्फ मैं मेरे लिस्ट में और मैंने जिसके साथ ये लिस्ट शेयर की है वो ही देख सकते हैं। अगर मैं ये चेकलिस्ट का लिंक आदित्य को या आपको किसी को भी भेजूंगी तो आप लोग सिर्फ मेरी पक्षी की सूची वगैरह देख सकते हैं, ये मैप नहीं देख सकते क्योंकि ये प्राइवेसी इशू है। तो ये अच्छा है, सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ और मेरे साथी जिसके साथ शेयर किए वही मेरा ट्रैक देख सकते हैं और कोई थर्ड पार्टी नहीं देख सकती। यही क्वेश्चन था ना कि हम शेयर कैसे या एडिट कैसे करें? सॉरी। नहीं, आपने ये बता दिया, दिस वाज ग्रेट, दिस वाज इम्पोर्टेंट। ही वाज आस्किंग रिलेटेड टू लॉगिन, कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आई हैव रिप्लाइड इन ओवर चैट। हाँ हाँ, लॉग इन, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और तभी आप अकाउंट क्रिएट कीजिए। ईमेल, आपको ईमेल आएगा जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तब आपको ईमेल एड्रेस ऐड करने का एक ऑप्शन दिखाएगा। आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको कॉर्नर से एक ईमेल आएगा कि अकाउंट को एक्टिवेट कीजिए इस लिंक पे क्लिक करके। तो एक बार वो कर लीजिए, वो जरूरी है। सो जी गुड इवनिंग। एक क्वेश्चन था मेरा, जो हमारे नए बर्डर हैं उनके तरफ से। शुरू शुरू में ये परेशानी हमको भी आई थी, और जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ भी हम देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 15 मिनट की चेकलिस्ट बनाई और उस समय गलती से हमने एक लिस्ट में से कोई ऐसा बर्ड सिलेक्ट कर दिया और उसके नंबर भी डल गए जो वहाँ पे नहीं पाया जाता और हमें पता चल गया उस समय। तो वो हम कैसे डिलीट करें, एक बार वो डील कर देंगे तो जो हमारे नए लोग हैं उसको सबको सहूलियत हो जाएगी उससे। हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन, जरूरी है ये भी जानना। तो अगर अगर आप ऐप पे अभी भी हो तो ऐप पे आप थोड़ा सा उस प्रजाति के नाम के ऊपर थोड़ा सा बट जोर से प्रेस करेंगे तो एक डिलीट का डस्टबिन का साइन आएगा, तो उस पर आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेकलिस्ट सबमिट कर दी और उसके बाद आपको डिलीट करना है तो जैसे मैंने बताया कि फिर से आप ईबर्ड के वेबसाइट पे यानी ebird.org पे, इस पे साइन करना। साइन इन करने के बाद माई ईबर्ड पे जाना, फिर मैनेज माई चेकलिस्ट में जाना और जो भी आपकी चेकलिस्ट है टाइम और समय देखकर, मान लीजिए ये वाली चेकलिस्ट है, इसको मैंने खोला, एडिट स्पीशीज पे जाकर ये वाली चीज को हम हटा देंगे यहाँ पे और फिर इसको सेव कर देंगे तो वो हट जाएगी। कुछ कुछ चीजें आप ऐप लिस्ट सबमिट करने से पहले आप चेंज कर सकते हैं और कुछ कुछ चीजें अगर आपको चेंज करनी हो, अगर आपने लिस्ट सबमिट कर दी तो वो ऐप से नहीं वेबसाइट से करनी पड़ेगी। राइट। Is there anything else, Mohit sir, if you would like to add? Okay. So, yeah, I think we are 25 minutes already. हम टाइम के ऊपर चल रहे हैं, which and it's a great session. I thoroughly enjoyed, and there are more than 40 participants still connected with us, which is something Yeah, that's great. very nice. And Yeah. thank you all the participants who stayed back. या एंड आप में से सबको लग रहा होगा एक स्पीकर जो थे उनकी फोटो थी और वो कहाँ है, तो ही इज ट्रैवलिंग, सो ही वाज अनएबल टू जॉइन,
हकीमुद्दीन जी तो ट्रैवल कर रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए आपको लगा होगा 4 थे 3 हुआ तो एक ज्वाइन नहीं कर पाए, तो सो सॉरी फॉर दैट, मे बी विल हैव सम अदर सेशन ऑफ हिम सम अदर जी टाइम। सर, हकीमुद्दीन सर के लिए बैठे थे, हम भी देख रहे थे उन्हीं को। या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं एक्चुअली, ही इज इन ट्रेन, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाए, ही इज ट्राइंग, अभी उनका मैसेज आया, मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ही कुडंट ज्वाइन, सो सॉरी फॉर दैट, जो उनको सुनने सर के लिए थे। ये वेबिनार या लाइव यूट्यूब में कब तक आ जाएगा? सर 2 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा इसको अपलोड करके व्हाट्सएप में शेयर करने के लिए। या मोहित सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग और वी कैन मूव टुवर्ड्स क्लोजर? I would just like to thank everyone, all the participants, and especially Mittal and Bharosa who enlightened us with so many things. And I think ये ऐसे है कि कितना भी समय ले लो कम ही पड़ता है, अब जब चीजें क्वेश्चन आते हैं और सब चीजें होती हैं। Anyway, we enjoyed it and all the best to the participants. अभी 2-3 दिन जो आपको करना है, 4 दिन बर्निंग करना है, उसमें बिल्कुल तूफान ला दीजिए छत्तीसगढ़ में। हाँ, मैं Let वही us बोल रही हूँ, मैं बैंगलोर में हूँ, छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे इतना एक्साइटमेंट है कि कैसे रहने वाला है काउंट। तो और आप लोग सब बहुत अमेजिंग हो कि आप लोगों ने लाइक हम हमेशा मध्य प्रदेश लोग बात करते हैं, वहां पे इतने सारे टाइगर रिजर्व है, टाइगर पार्क से बहुत सारी टूरिस्ट जाते हैं, बहुत सारी बर्डिंग होती है। और छत्तीसगढ़ में भी कांगेर आई थिंक थोड़ा पॉपुलर हुआ है बर्ड सर्वे की वजह से, बट आई एम सो हैप्पी कि इस बार पूरा छत्तीसगढ़ कलेक्टिवली इकट्ठा होगा इस फेस्टिवल और काउंट को सेलिब्रेट करने के लिए। yes, looking forward to. आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस है जो आंसर नहीं हुए हैं काउंट को लेकर या ऐप को लेकर, तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे पूछिए, जब भी हमें किसी को भी समय मिलेगा हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने के लिए, और लिंक्स भी वहीं शेयर करेंगे। So Hakeem sir is here. Anything, sir? Last remarks. Just a few moment ago, a participant said that he was looking forward for your talk. So, आपका mute. We cannot hear you. Audible now? Yes. Yeah. So I'm so sorry because of as I'm traveling, so I couldn't connect. इसलिए मैंने कहा कि last moment में log in करूँ, log out करता रहूँ। Almost इस पूरे सेशन में मैं कम से कम 10 बार तो log out हुआ हूँ, and I really missed a lot of insights from Bharosa साहब, मोहित sir and Mittal as well. And I would like to thank every one of you, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। हमसे जुड़े रहिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो भी आपके क्वेरीज हैं, जितने भी आपके इश्यूज हैं, कोई भी आपको हमसे सपोर्ट चाहिए, प्लीज लेट अस नो, वी ऑल विल बी देयर। एंड मैं एक और पर्सन को स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो है आदित्य, फॉर मॉडरेटिंग दिस एंटायर जूम मीटिंग। बहुत सारी चीजें आप अकेले पूरे शो में मतलब पूरे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में आदित्य ने बहुत ही पाइवटल रोल प्ले किया है। सो ही इज अ राइजिंग स्टार इन आवर टीम, आई एम वेरी श्योर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you, HFS. You are the invisible power behind all this. Yes, and Aditya also, I in a very short duration, he has pulled this off amazingly. Yeah, it's all team effort. So thank you so much everyone who joined in. So we have this weekend and then we have Hareli Bird Count. So enjoy birding and thank you to all these speakers. तो आज it was very insightful. So I'll not take much time. It's already 8. भूख भी लग रही होगी, किसी को घर भी जाना होगा. So thank you. Good night. Have Good a great night. weekend ahead. Thank you. Bye. Bye. Bye, everyone. Happy Hareli Bird Count.